Good morning, friends. Welcome to Navkar Digital Institute. I am CA Vatsal Shah. Today we will learn the new topic of CA final, that is nothing but Indian Accounting Standard 20. Friends, टाइटल साथ में लगाते रहना. हाँ, टाइटल लगा दो. Sorry. Ind AS 20. एंड फ्रेंड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ government assistance. Accounting for government grant and disclosure of government assistance. क्लियर फ्रेंड्स? इतना समझ लेना, नाम में ही बहुत कुछ लिखा है. अगर ग्रांट होगा तो उसका आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, बट अगर असिस्टेंस होगा तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. यहां पे जितना भी मैं ब्लैक इंक में लिखूं उसको समझ लेना, मैं जस्ट आपको क्लास में समझा रहा हूं, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है. बाकी पूरे नोट्स, हर एक पूरे इंडेक्स की समरी आपको लिखा होगा, वो जो मैं यहां पे लिखूंगा वो रेडिंग से लिखूंगा. क्लियर? समझना फ्रेंड्स, पूरे इंडेक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है वो होता है ग्रांट, एंड एक होता है वो क्या होता है तो क्या असिस्टेंस होता है. फ्रेंड्स, ग्रांट होगा ना तो वो ग्रांट का आपको क्या करना है तो क्या अकाउंटिंग करना है, पर असिस्टेंस होगा ना तो असिस्टेंस का क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है. मतलब आपको इतना तो पता चला कि दोनों चीज कुछ अलग है. ग्रांट कुछ अलग चीज है, असिस्टेंस कुछ अलग चीज है, और दोनों चीज अलग है. तो मुझे सबसे पहले इंडेक्स चालू करूं उसके पहले मुझे आपको उसका एक बेसिक डिफरेंस समझा लेना पड़े. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड असिस्टेंस? दोनों मिलता है तो गवर्नमेंट के पास से ही मिलता है, पर फ्रेंड्स जो ग्रांट होता है ना उसका वैल्यू मनी में मेजरेबल होता है, पर जो असिस्टेंस होता है ना उसका वैल्यू कभी भी मनी में मेजरेबल नहीं होता. एंड अगर उसका वैल्यू अगर मनी में मेजरेबल ही नहीं है तो सिंपल उसका कुछ अकाउंटिंग करने की बात आने वाली नहीं है. छोटे थे तब से हमको अकाउंट में सिखा है, हम जो अकाउंटिंग एंट्री करते हैं वो जस्ट किसका करता है, जिसकी वैल्यू मनी में मेजरेबल है. सिंपल आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो हम जस्ट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते. अगर मैं असिस्टेंस का अकाउंटिंग एंट्री भी करूं तो कहने से अकाउंटिंग एंट्री में मुझे अमाउंट के साइड कुछ लिखना पड़ेगा. वो अमाउंट के साइड मेरे पास कुछ अमाउंट, मतलब वो वैल्यू मनी में मेजरेबल ही नहीं था, तो सिंपल मैं वहां पे कुछ भी लिख सकता नहीं हूं. तो इतना कंफर्म कर दो कि डिस्क्लोजर है ना, मतलब वो डिस्क्लोजर आपको जो देना है वो कहां पे देना है तो कि नोट्स टू अकाउंट्स में देना है. सीए फाइनल वालों को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि नोट्स टू अकाउंट्स आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है. आपके स्टेक होल्डर को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हमको ही हेल्प किया था, इसीलिए हम ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न कर पाए, वरना हमको ये पर्टिकुलर फायदा नहीं होने वाला था, हमें पर्टिकुलर चीज नहीं करने वाले थे. तो सिंपल ये नोट्स टू अकाउंट्स इज नथिंग बट योर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इफ इट इज योर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वहां पे आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. क्लियर? सर एक दोनों का डिफरेंस तो समझा लो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड असिस्टेंस समझा दो. एक एग्जांपल लेके समझाओ. नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट को सेंट्रल गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपए की ग्रांट दे फॉर व्हाट? नवंबर में सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाना है. 1000 स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ाओगे. सिंपल ये वैल्यू मनी में मेजरेबल था, दैट इज नथिंग बट 50 करोड़. एंड अगर वो वैल्यू मनी में मेजरेबल है 50 करोड़ तो सिंपल उसका अकाउंटिंग कर सकते हो. पर मान लो नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट को अगर कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप रखना था, एंड वो ब्लड डोनेशन कैंप रखने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर स्पेस नहीं था, एंड उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट आप मुझे स्पेस दो. गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 4 घंटे तक आप इसको यूज करना ब्लड डोनेशन के लिए. सिंपल हमने वो पर्टिकुलर प्लेस को यूज किया तो गवर्नमेंट ने हमको एक सपोर्ट दिया है. वो सपोर्ट का वैल्यू में मनी में मेजर नहीं कर सकता, पर यस आपके स्टेक होल्डर को पता चलना चाहिए कि बॉस अगर गवर्नमेंट ने ये प्लेस नहीं दिया होता तो हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला नहीं था. एंड अगर ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला नहीं था तो यस इट में भी पॉसिबल हमारा जो सीएसआर एक्टिविटी वो हम नहीं कर पाते. तो जस्ट फॉर द बेटर डिस्क्लोजर टू योर स्टेक होल्डर आपको नोट्स टू अकाउंट्स में वो असिस्टेंस का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको याद करो ये दोनों चीज मिल रहा था किसके पास से, तो दोनों चीज के नहीं से गवर्नमेंट के पास से मिल रहा है. ये टॉपिक स्टार्ट करो उसके पहले आपको आपका इंटरमीडिएट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 आपको याद आना चाहिए. एस 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, वहां पे जस्ट ग्रांट की बात थी, वहां पे कुछ असिस्टेंस का बात नहीं था.
एंड वहां पे आपको गवर्नमेंट की डेफिनेशन दिया था। मैं आपको सबसे पहले AS12 के हिसाब से गवर्नमेंट की डेफिनेशन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपका फेवरेट, दैट इज नथिंग बट मोदी सरकार। ये मोदी सरकार इज द गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट, उसमें किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट में अगर बोलूं, दैट इज नथिंग बट हमारा गुजरात गवर्नमेंट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी एक गवर्नमेंट है, हाँ स्टेट गवर्नमेंट भी एक गवर्नमेंट है, यहां तक किसी को डाउट नहीं था। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, दैट इज नथिंग बट हमारा AMC। AMC मतलब व्हाट? एन्युअल मेंटेनेंस। ना ऐसा नहीं है क्या? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी आपके लिए गवर्नमेंट है। हाँ मतलब सिंपल, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 लोकल बॉडी इज द गवर्नमेंट, इसमें भी कोई डाउट नहीं था। अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट बोल रहा हूं। ICAI दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो आपके लिए गवर्नमेंट है। तो बहुत लोगों का आंसर अंदर से हाँ नहीं निकल रहा है ना? हाँ ठीक है, पेंडिंग रखो। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, दैट इज नथिंग बट IMF बोलो, या आज की तारीख में फेमस है WHO इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और द मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके लिए गवर्नमेंट है। अभी भी आपका दिमाग हाँ नहीं बोल रहा है, ठीक है पेंडिंग रखो। नेक्स्ट में बोलूं, दैट इज नथिंग बट अदानी फाउंडेशन एंड द रिलायंस फाउंडेशन, ये सब लोग आपके लिए गवर्नमेंट है। मुझे बोलने दो, मैंने यहां पे जो 6 लोगों का नाम लिखा है, वो हर एक लोग आपके लिए गवर्नमेंट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। एज पर AS12 हु इज द गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, ICAI के टाइप की नेशनल बॉडी। ICAI बोलो, ICSI बोलो, इसरो बोलो, नेशनल बॉडी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WHO मतलब सिंपल मैं बोल रहा हूं, या अगर आपकी कोई भी इंटरनेशनल बॉडी है, इवन नेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी इज द गवर्नमेंट। वहां पे लिखा था एनी अदर सिमिलर बॉडी इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये सब लोग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ये लोग गवर्नमेंट है। पर प्रॉब्लम ये आया कि बॉस व्हाट इज द गवर्नमेंट एज पर? हमारा लेक्चर तो आज AS का थोड़ी है, हमारा लेक्चर तो कहना से हम किसके लिए बैठे? इंडियस के लिए बैठे। तो इंडियस 20 के हिसाब से, इंडियस 20 के हिसाब से कौन लोग गवर्नमेंट है? तो बोल दो इंडियस 20 बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट, कोई डाउट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट, लोकल बॉडी लाइक AMC अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द गवर्नमेंट, नेशनल बॉडी लाइक ICAI इज द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडी IMF WHO वो सब लोग आपके लिए गवर्नमेंट है। बट यस उन लोगों ने बोला प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो कभी भी एज पर इंडियस 20 आपके लिए गवर्नमेंट होने वाला नहीं है। क्लियर? सिंपल बोल दो, अंडर इंडियस 20 सेट 5 लोग, दैट इज नथिंग बट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी एंड इंटरनेशनल बॉडी, ये 5 लोग ही गवर्नमेंट के डेफिनेशन में फॉलो होंगे, बाकी कोई भी गवर्नमेंट के डेफिनेशन में फॉलो होने वाला नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं नेक्स्ट आगे समझाऊं आपको। मैंने अभी तक आपको जो समझाया वो गवर्नमेंट के डेफिनेशन समझाया। अब सिंपल आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रांट। हम ग्रांट किसको बोलोगे? हाँ, सिंपल डेफिनेशन लिखा है, एनीथिंग रिसीव्ड आइदर इन अ कैश और इन अ काइंड। किसके लिए? तो पास्ट में आपने कोई कंडीशन को फुलफिल कर दिया था, या फ्यूचर में कोई कंडीशन को आप फुलफिल करने वाले हो, एंड उसका जो भी वैल्यू है ना, वह वैल्यू आपका मनी में मेजरेबल होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, एनीथिंग रिसीव्ड आइदर इन अ कैश और इन अ काइंड। किसके लिए? तो मैंने पास्ट में कोई कंडीशन को फुलफिल कर दिया था, या मैं फ्यूचर में कोई कंडीशन को फुलफिल करने वाला हूं, इन उसका वैल्यू कैसा होना चाहिए? तो मनी में मेजरेबल होना चाहिए। यह स्टार्ट करो उसके पहले मुझे आपको यह समझाना है। लाइक एग्जांपल दो, ICAI आपने नाम सुना होगा, एंड आपको यह भी बोल दूं कि ICAI मेरी सेंट्रल मतलब मेरी गवर्नमेंट के डेफिनेशन में फॉल भी हो रहा है। ICAI ने स्टूडेंट्स को बोला अगर आप कोई सब्जेक्ट में 60 मार्क्स के ऊपर लाए तो मैं आपको सब्जेक्ट एग्जम्पशन दूंगा। पहले इतना चेक करो, ICAI गवर्नमेंट के डेफिनेशन में फॉल हो रहा है? हो रहा है, मतलब ICAI इज द गवर्नमेंट। उन्होंने सब्जेक्ट एग्जम्पशन दिया, एंड अगर सब्जेक्ट एग्जम्पशन दिया मतलब मैं ऐसा बोलूं उन्होंने कुछ आपको काइंड में दिया, एंड अगर काइंड में दिया तो मेरा क्वेश्चन ये है इंडेक्स 20 एप्लीकेबल क्या नॉट एप्लीकेबल? आप सब लोग हंस रहे हो, अगर डेफिनेशन चेक करो, रिसीव्ड हुआ ICAI के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है,
उन्होंने सब्जेक्ट एग्जाम्शन दिया, मतलब इन कैश दिया कि इन काइंड दिया, तो क्या काइंड दिया, पर तो भी वहां पे इंड एस 20 एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन, वो सब्जेक्ट एग्जाम्शन की वैल्यू मनी में मेजरेबल नहीं है। मतलब सिंपल में यहां पे नीचे लिख दो इंड एस 20 नॉट एप्लीकेबल बिकॉज वो सब्जेक्ट एग्जाम्शन की वैल्यू मनी में मेजरेबल नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट एग्जाम्शन की वैल्यू अगर मनी में मेजरेबल नहीं है तो सिंपल आपको इंड एस 20 आपका अप्लाई होने वाला नहीं है। यहां तक रेडी, मतलब ये पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान में रखना, आपका वैल्यू मनी में मेजरेबल होना चाहिए। अगेन दो वर्ड यूज किया था, दैट इज नथिंग बट आपका पास्ट कंडीशन एंड द फ्यूचर कंडीशन। लाइक समझाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ऐसा बोले कि काम करो, कोरोना की वैक्सीन डेवलप करो, हम आपके अकाउंट में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। डेवलप किया नहीं है, करने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर कंडीशन। आज मैं 500 करोड़ रुपए ले लूंगा, काम चालू करूंगा। गवर्नमेंट ऐसा बोले कि ठीक है, मैंने कोरोना की वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप करके रखा है, मैंने गवर्नमेंट को सब कुछ रिपोर्ट सबमिट किया, गवर्नमेंट ने बोला प्रॉपर है, हम आपके अकाउंट में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कौन सी कंडीशन हुई, तो पास्ट कंडीशन हुई। मैं आपको एक लाइन बोल दूं, फ्यूचर में इट मे बी पॉसिबल आपको ग्रांट रिफंड करने की नौबत आएगी। तो वो ग्रांट रिफंड करने की स्टोरी कब आएगा, अगर वो ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर कंडीशन है, एंड अगर वो कंडीशन अगर आप फुलफिल ना करो तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। अगर आपने वो कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, 100% बोल रहा हूं, कोई आपका प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? तो सिंपल इतना समझना, अगर फ्यूचर में ग्रांट रिफंड करने का आया तो वो ऑलवेज कौन सी कंडीशन के साथ रिलेटेड होगा, फ्यूचर कंडीशन के साथ। एंड वो फ्यूचर कंडीशन अगर आपने फुलफिल नहीं किया है तो ही आपको ग्रांट रिफंड करने का आएगा, बाकी आने वाला नहीं है। अभी तक का एक बार सिंपल समरी बोलूं, ग्रांट का अकाउंटिंग करोगे, असिस्टेंस का डिस्क्लोजर करोगे, ग्रांट का वैल्यू मनी में मेजरेबल होता है पर असिस्टेंस का वैल्यू मनी में मेजरेबल नहीं होता। गवर्नमेंट की डेफिनेशन में कौन कौन आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी एंड इंटरनेशनल बॉडी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के डेफिनेशन में आने वाला नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रांट, एनीथिंग रिसीव्ड आइदर इन अ कैश और इन अ काइंड, किसके लिए, तो पास्ट में हमने कोई कंडीशन को फुलफिल करके रखा है या हम फ्यूचर में कोई कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उसका वैल्यू आपका मनी में मेजरेबल होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? ये सब कुछ लिखोगे, टेंशन मत करो। अब मैं एक और चीज पढ़ा दूं आपको, दैट इज नथिंग बट इंड एस 20 का नॉन एप्लीकेबिलिटी। मैं जब बोल रहा हूं नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये हर एक जगह, ये हर एक चीज आपको मिल तो रहा है गवर्नमेंट के पास से, पर वहां पे उसका अकाउंटिंग इंड एस 20 के हिसाब से करना नहीं है। हाँ, फर्स्ट इज नथिंग बट कोई भी टैक्स डिडक्शन है, वो टैक्स डिडक्शन को इंड एस 20 नहीं लगेगा। हाँ, सिंपल मैं बोलूं टैक्स डिडक्शन मतलब कौन सा, तो गवर्नमेंट आपको सेक्शन 80C टू 80U ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी दे रहा है वो आपके लिए कौन सा होगा, तो आपके लिए टैक्स डिडक्शन होगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट आपको कोई भी टैक्स एग्जम्पशन दे, वो टैक्स एग्जम्पशन पर भी आपका इंड एस 20 एप्लीकेबल नहीं होगा। सर टैक्स एग्जम्पशन का एक एग्जांपल दो, तो सेक्शन 10 to 13 में, सेक्शन 10 to 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से आपको जो भी टैक्स एग्जम्पशन में, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज हो सकता है। अच्छा, थर्ड में एक एग्जांपल दो, गवर्नमेंट ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 25% शेयर परचेस किए, एंड अगर 25% शेयर परचेस किया, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ये लोग बोलते हैं गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन हुआ। क्या हुआ? गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। वो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन को भी आपका इंड एस 20 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। एंड अगर लास्ट चीज में कंसिडर करूं, फोर्थ इज नथिंग बट अगर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अगर कोई भी ग्रांट मिले तो वहां पे आपका इंड एस 41 लगेगा, जो आपका एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। ये चार जगह पे आपको इंड एस 20 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब चार जगह पे 41 लगेगा ना दोस्त, ये एग्रीकल्चर के लिए जो भी होगा वहां पे ही 41 लगेगा, बाकी के लिए कोई अलग इंड एस लगने वाला है। क्लियर? अभी तक का एक बार आई थिंक मुझे रिवाइज करवाना पड़े। गवर्नमेंट ग्रांट का हम अकाउंटिंग करते थे, बट असिस्टेंस का हम डिस्क्लोजर करते हैं। गवर्नमेंट मतलब व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी। What is the meaning of the grant? Anything received either in a cash or in a kind, किसके लिए?
तो पास्ट में हमने कोई कंडीशन को फुलफिल कर दिया है या हम फ्यूचर में कोई कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं, एंड उसका वैल्यू मनी में मेजरेबल होना चाहिए। टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स डिडक्शन, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए कोई भी ग्रांट मिले तो वहां पे हम इंड एस 20 अप्लाई नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी मिल रहा है तो वहां पे हम इंड एस 41 करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक हमने जितना भी समझा है वो सब कुछ हमारी नोट में एक बार लिख दे। क्लियर, मेरे साथ ही आपको लिखते रहना है। चलो फ्रेंड्स, टाइटल लगा दो। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट first point, that is nothing but non applicability। एक काम करें, चेंज कर दें। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखना मेरे साथ। नॉन एप्लीकेबिलिटी। क्लियर फ्रेंड्स, आपने ये पॉइंट आपने लिख दिया। क्लियर, अब हम अंदर उसमें लिखते हैं। फ्रेंड्स, नॉन एप्लीकेबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? दैट इज नथिंग बट आपका टैक्स डिडक्शन। फ्रेंड्स, टैक्स डिडक्शन के ब्रैकेट में जस्ट फॉर योर नॉलेज एग्जाम में आपको अगर याद है उसके लिए एक एग्जांपल लिखते रहना। सेक्शन 80C to 80U of इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर है, आपका टैक्स डिडक्शन हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल लिखो तो आपका एग्जांपल होगा दैट इज नथिंग बट टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन के ब्रैकेट में फ्रेंड्स आप लिख सकते हो दैट इज नथिंग बट सेक्शन 10 to 13 ऑफ सेम एक्ट। कौन सा? दैट इज नथिंग बट इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगेन बोल रहा हूं, दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल, बाकी वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं थर्ड एग्जाम्पल, मतलब थर्ड नॉन एप्लीकेबिलिटी में पॉइंट लिखोगे मेरे साथ, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। फ्रेंड्स, ये क्लास में हमने 4-5 बार बोल के रखा है तो आपको याद रहना चाहिए, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। एंड फोर्थ मेरे साथ लिखना, गवर्नमेंट ग्रांट that will be covered by Ind AS 41 and covered by Ind AS 41। Ind AS 41 जस्ट फॉर योर नॉलेज आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, वो कौन सा है? तो क्या एग्रीकल्चर वाला। क्लियर, ये 4 जगह पे आपका नहीं होगा, एक साथ बोल दो मेरे साथ। टैक्स एग्जम्पशन है, टैक्स डिडक्शन है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है, कि कोई भी ग्रांट इंड एस 41 में कवर हो रहा है, वहां पे आपको इंड एस 20 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ के रखा है दैट इज नथिंग बट हमारे लिए कौन सा था? गवर्नमेंट की डेफिनेशन में कौन कौन लोगे। क्लियर, तो फ्रेंड्स एक नेक्स्ट टाइटल लगाना, टाइटल लगा दो गवर्नमेंट। क्लियर, ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन में कौन कौन होगे उसके लिए मुझे आपको लिखवाना है। क्लियर, चलो फ्रेंड्स लिखो। फर्स्ट पहला कौन होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट। हाँ बोलो, साथ में आपको याद आना ही चाहिए, स्क्रीन पे से देख के नहीं लिखना है, अपने आप लिखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज नथिंग बट स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड इज नथिंग बट लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी में ये एग्जाम आपका 1-1.5 साल के बाद है तो आपको याद नहीं आएगा, तो ब्रैकेट में लिख दो एग्जाम्पल के तौर पे अहमदाबाद म्युनिसिपल, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट इज नथिंग बट नेशनल बॉडी। ये नेशनल बॉडी के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ICAI,
या इसरो, आपकी जो इच्छा है, पर हम तो हमारी मदर इंस्टीट्यूट को ही लिखेंगे। एंड नेक्स्ट इज नथिंग बट इंटरनेशनल बॉडी, एंड ब्रैकेट में लिख दो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और WHO, दैट इज नथिंग बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मेरे साथ बोलोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी। बे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल दो। बे हाथ जोड़ रहा हूं, इसके थोड़ी एग्जांपल होते हैं यार, थोड़ा शर्म करो। क्लियर? नेक्स्ट टाइटल लगा देना, दैट इज, ये सारी सिर्फ लिखवा भी जा रहे हो, अरे दोस्त पहले मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है, उसको लिखवा रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देना, अरे नेक्स्ट टाइटल लगाना, दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर? ये हमारा टाइटल था। अब लिखना चालू करो। गवर्नमेंट ग्रांट की मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। इट इज एन असिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट करके लिखना, इट इज एन assistance, it is an assistance by, it is an assistance by government in the form of, in the form of transfer of resources, in the form of transfer of resources to an entity, मतलब हमारी कंपनी के लिए, to an entity in return for, in return for past or future, in return for past or future compliance, past or future compliance with certain conditions, with certain conditions and value of such assistance is measured reliably, and the value of such assistance is measured reliably. Simple बोल दो, it is an assistance by the government in the form of transfer of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions, and value of such assistance is measured reliably. And the next point करके लिखना, it is also known as subsidies. सब्सिडी नहीं है, सब्सिडीज है। इसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? मैंने आपको गवर्नमेंट समझा दिया, मैंने आपको गवर्नमेंट ग्रांट का भी लिखवा दिया, एंड मैंने उसको नॉन एप्लीकेबिलिटी लिखवा दिया। क्लियर फ्रेंड्स? अब एक नया टॉपिक चालू करें, दैट इज नथिंग बट मैं आपको समझा रहा हूं गवर्नमेंट असिस्टेंस। फ्रेंड्स दिमाग क्लियर रखो, गवर्नमेंट असिस्टेंस कुछ नहीं है, एक हेल्प है। किसने दिया? तो कि गवर्नमेंट ने दिया, पर उसका वैल्यू है ना, वैल्यू इज नॉट मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? उसका वैल्यू मैं कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो सिंपल, उसका अकाउंटिंग नहीं करना है, इसका जस्ट क्या कर दोगे? तो क्या डिस्क्लोजर कर दोगे। अग्रेड? मैं आपको एक एग्जांपल तो मैंने आपको ऑलरेडी दिया था, वो ब्लड डोनेशन कैंप वाला। ये वैल्यू उसको मैं मनी में मेजर ही नहीं कर सकता, तो उसको क्या कर देना है? जस्ट डिस्क्लोज करना है। हां, पर समझ देना, अगर गवर्नमेंट हमको जस्ट बेसिक फैसिलिटीज दे रहा है, बेसिक फैसिलिटीज दे रहा है, लाइक कौन सी बेसिक फैसिलिटी? लाइक गवर्नमेंट ने हमको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। लाइक गवर्नमेंट आपको
इरिगेशन फैसिलिटी दे रहा है। ये जो फैसिलिटी है ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये फैसिलिटी तो जनरल पब्लिक के लिए था। हां, तो सिंपल इन दैट सिचुएशन आपका इंड AS 20 इज नॉट एप्लीकेबल। बॉस, ये जो गवर्नमेंट असिस्टेंस होना चाहिए ना, वो गवर्नमेंट असिस्टेंस स्पेसिफिकली आपके लिए होना चाहिए, स्पेसिफिक फॉर द एंटिटी होना चाहिए। अच्छा, अगर स्पेसिफिक फॉर एंटिटी नहीं है पर स्पेसिफिकली फॉर ग्रुप ऑफ एंटिटीज है तो भी चलेगा, पर वो जनरल जो दे रहे हैं उसको कभी भी आपका इंड AS 20 अप्लाई होने वाला नहीं है। क्लियर? गवर्नमेंट आपको ये रोड रास्ते दिए, अरे वो आपके लिए नहीं बनाए थे, वो तो पब्लिक के लिए बनाए थे, तो सिंपल उसका कुछ आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एक मुझे टॉपिक लिखा समझाना है बिफोर स्टार्टिंग एन अकाउंटिंग। आप आपकी बुक में रिकॉग्निशन कब करोगे? रिकॉग्निशन ऑफ, अगेन बोल रहा हूं ये ब्लैक इंक है, मतलब आपको लिखना नहीं है, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। इंड AS 20 बोल रहा है दो कंडीशन जब फुलफिल हो जाए तभी आप आपकी बुक में गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन, ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन, इट इज expected that company will fulfill future condition। फ्रेंड्स अगेन मैं बोल दूं, ये दोनों चीज के बीच में एंड है, एंड अगर एंड है मतलब दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो ही आप आपकी बुक में वो ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी वो ग्रांट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट बोला था, ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि ग्रांट मिल जाना चाहिए, जस्ट अगर आपका ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन है तो आप आपकी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। सिंपल में लॉजिक इतना ही है, इंडिया इज फॉलोइंग द अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ग्रांट मिलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ग्रांट का सैंक्शन लेटर जैसा मिल गया है जस्ट एंट्री कर दो, ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जो भी उसका अकाउंटिंग होगा वो ग्रांट रिसीवेबल करके एक असेट क्रिएट कर दो। जब ग्रांट मिले तो एंट्री कर देना बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट रिसीवेबल, और आपका ग्रांट रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पर बॉस मैं क्या बोल रहा हूं समझ लेना, 28 मार्च को गवर्नमेंट का लेटर आ गया कि हम आपको ऐसी कोई ग्रांट देने वाला है, वो कंफर्म है, ग्रांट का सैंक्शन लेटर मिल गया। पर मान लो ग्रांट मिलते मिलते कुछ अप्रैल महीना आ गया, मैं मेरी बुक में अप्रैल महीने में ग्रांट को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं मेरी बुक में 28 मार्च को ही पूरा ग्रांट रिकॉर्ड कर दूंगा। रीजन, 28 मार्च को मुझे यह पता था कि ग्रांट मिलने ही वाला है, मतलब उसका कलेक्शन सर्टेन था, एंड अगर कलेक्शन सर्टेन है रिसिप्ट की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, आपको जो फ्यूचर कंडीशन के साथ मिला है आपका एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि वह फ्यूचर कंडीशन को फुलफिल कर पाओगे। पर यस फ्रेंड्स मुझे बोलने दो, ये सेकेंड कंडीशन है ना, वो जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस के लिए। इन अ प्रैक्टिकल लाइफ तो क्या होगा मैं आपको समझाऊं। गवर्नमेंट मुझे बोले ये 500 करोड़ रुपए कोरोना की वैक्सीन 3 महीने में डेवलप करना, तो बॉस आज मैं 500 करोड़ रुपए ले लूंगा। ऑब्वियसली एज अ रेशनल पर्सन आपको वो वैक्सीन को डेवलप करने का ट्राई करना चाहिए, पर अगर नहीं हुआ तो भी ज्यादा लोड नहीं लेने का। वाई? बिकॉज कॉमर्स का दिमाग चले है, आपके पास वो 500 करोड़ रुपए आए थे 3 महीने के लिए, और अगर 3 महीने के लिए विदाउट इंटरेस्ट अगर वो आपके पास रुपए आए, यूज करो उसको। अगर फ्यूचर नो डाउट 100% एज ए ह्यूमन बीइंग ये प्रॉपर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ डेवलप करेंगे वैक्सीन को। हाँ, पर अगर नहीं हुआ तो सिंपल 3 महीने के बाद वो 500 करोड़ रुपीस को रिटर्न कर देना। आपको वहां पे कुछ इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 कंडीशन, एक ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि फ्यूचर कंडीशन को फुलफिल कर पाओगे। तो फ्रेंड्स एक काम करें, अभी तक एक बार मैं सब कुछ आपको याद करवा दूं, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे तो लिखेंगे। क्लियर? अभी तक जो देखो हमने क्या क्या लिख दिया था, गवर्नमेंट ग्रांट का हम अकाउंटिंग करेंगे, पर फ्रेंड्स असिस्टेंस का डिस्क्लोजर करेंगे। कहां पे एप्लीकेबल नहीं था, टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जम्पशन, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जो भी ग्रांट मिले वहां पे आपका एप्लीकेबल नहीं था। गवर्नमेंट के डेफिनेशन में कौन कौन फॉलो हो रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी एंड इंटरनेशनल बॉडी। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट क्या था, एनीथिंग रिसीव्ड आइदर इन द कैश और इन अ काइंड,
किसके लिए? तो पास्ट में आपने कोई कंडीशन को फुलफिल करके रखा है या फ्यूचर में कोई कंडीशन को फुलफिल करने वाले हो, एंड उसका वैल्यू कैसा होना चाहिए? तो क्या मनी में मेजरेबल होना चाहिए। क्लियर। एंड बाद में मैंने आपको समझाया असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प है जिसका जस्ट आपको डिस्क्लोजर करना है। पर यस, कोई भी जनरल पब्लिक को जो लोग दे रहे हैं, दैट इज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, ऐसा कुछ भी है, उसका आप डिस्क्लोजर नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज वो आपके लिए नहीं था, वो तो कहना है पब्लिक एज अ होल था। नेक्स्ट, आप आपकी बुक में ग्रांट को कब रिकॉर्ड कर सकते हो? जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। एक, ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, एंड सेकंड इज द थिंग बट आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि जिस कंडीशन के साथ मिला था वह फ्यूचर में वो कंडीशन को फुलफिल कर पाओगे। अग्रीड फ्रेंड्स? तो कहना से अब हम यहां तक जो भी था उसको एक बार जितना लिखना बाकी है वो लिख दे एक बार। चलो स्टार्ट करना फ्रेंड्स, टाइटल लगाना। गवर्नमेंट गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड फ्रेंड्स, वो असिस्टेंस के बारे में हम लिख दें, हमने ऑलरेडी समझ लिया है। देखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन एक्शन, इट इज एन एक्शन बाय गवर्नमेंट, it is an action by government to provide an economic benefit to an entity, to provide economic benefit to an entity। and next point लिखना, it does not include, लिख रहे हो ना साथ में, it does not include infrastructure facility, it does not include infrastructure facility, comma, irrigation facility, which are available on an ongoing basis for the benefit of entire, कौन सा टायर? एंटायर लोकल कम्युनिटी। क्लियर? जो हम जनरल पब्लिक एज अ होल दे रहे हैं वो चीज हम यहां पे कवर करने वाले नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस is not possible because value of such assistance is not measurable। एंड द लास्ट पॉइंट लिख देना, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं ना साथ में, डिस्क्लोजर ऑफ
गवर्नमेंट assistance, disclosure of government assistance is required in notes to accounts, is required in notes to accounts. क्लियर? इसका कुछ अकाउंटिंग नहीं करना है, हाँ सिंपल बोल दे, इट इज एन एक्शन बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी। बट यस, कोई भी जो बेसिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट आपको दे रहा है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और इरिगेशन फैसिलिटी, जो जस्ट हमको नहीं दे रहा है, पब्लिक एज ए लार्ज दे रहा है, वो चीज हम यहां पे कवर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट असिस्टेंस का कुछ आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस को जस्ट आपको डिस्क्लोज करना है, एंड वो भी कहां पे करना है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको एक नेक्स्ट टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया है, दैट इज नथिंग बट रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो उसको भी हम लिख दे। टाइटल लगा देना, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। इसका मतलब क्या, कौन सी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आपकी बुक में ग्रांट को रिकॉर्ड करोगे। याद करवा दो, दो कंडीशन थी, एक ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन दैट इज नथिंग बट आपका एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि आपको जिस कंडीशन के साथ ग्रांट मिला है वो कंडीशन आप फ्यूचर में फुलफिल कर पाओगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेरे साथ आप लिखोगे, लिखना फर्स्ट पॉइंट करके लिखना, the grant should be recognized in the financial statement if there is reasonable assurance that एंड फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर करके लिखना, कौन सा अश्योरेंस चाहिए, द एंटिटी विल comply with the condition, conditions attached to the grant, एंड करके वहां पे लिखा है, एंड करके सेकेंड कंडीशन, कलेक्शन लिखो, कलेक्शन ऑफ द ग्रांट, should be certain। मतलब सिंपल फ्रेंड्स बोल दिए, दोनों कंडीशन के बीच में एंड है, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गया है तो ही आप आपकी बुक में ग्रांट को रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर? यहां तक प्रॉपर थियोरेटिकल पार्ट था। अब मुझे फ्रेंड्स क्या स्टार्ट करना है, उसका अकाउंटिंग स्टार्ट करना है। पर यस, मैं अकाउंटिंग की हिम्मत तभी कर सकता हूं जब आप घर पे बैठे बैठे हम जैसे क्लास में चिल्ला चिल्ला के हम जो रिवीजन कर रहे थे वैसा ही रिवीजन आप अभी भी घर पे बैठे बैठे करोगे। क्लियर? अगर ऐसा है तो मैं आपको आपके सामने जितना भी हमने अभी तक नोट में लिखा है वो बता दो। फर्स्ट पॉइंट, ग्रांट का हम अकाउंटिंग करते थे, बट असिस्टेंस का हम क्या करते थे, तो डिस्क्लोजर करते थे। याद करो दो, नॉन एप्लीकेबिलिटी में टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जम्पशन, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अगर कोई भी ग्रांट मिलता था हम उसको यहाँ पे कवर नहीं करते थे।
गवर्नमेंट के डेफिनेशन में फ्रेंड्स कौन कौन कवर हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यहां पे लिखा नहीं है। नेक्स्ट मैं चालू करूं गवर्नमेंट ग्रांट, ये कुछ नहीं था, इट इज द असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट in the form of transfer of resources, it may be either in a cash or in a kind। किसके लिए? तो आप पास्ट में आपने कोई कंडीशन फुलफिल करके रखा है या फ्रेंड्स आप कुछ फ्यूचर में कंडीशन को फुलफिल करने वाले हो, एंड उसका वैल्यू फ्रेंड्स आपका मनी में मेजरेबल होना चाहिए। अगर इतनी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ही उसको हम ग्रांट बोलेंगे। उसके बाद मैंने आपको समझा था गवर्नमेंट असिस्टेंस। ये गवर्नमेंट असिस्टेंस कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प है, पर वो हेल्प की वैल्यू हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने अगर कोई भी चीज जनरल पब्लिक एज अ होल दे रहा है तो उसको भी यहां पे कंसीडर नहीं करने का। अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज तो उसका वैल्यू मनी में मेजरेबल नहीं था। बट यस, गवर्नमेंट असिस्टेंस को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एंड वो डिस्क्लोज कहां पे करोगे? तो नोट्स टू अकाउंट्स में। आप आपकी बुक में ग्रांट कब रिकॉर्ड कर सकते हो? जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहली कंडीशन, ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, एंड द सेकंड कंडीशन, आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि फ्यूचर कंडीशन को फुलफिल कर पाओगे। प्रॉब्लम इज दैट, अब गलत मत समझना, मैंने यहां पे बोला है ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए, मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि ग्रांट मिल जाना चाहिए। रीजन, इंडिया इज फॉलोइंग द अक्रूवल कंसेप्ट। जस्ट इफ यू आर कंफर्म कि कलेक्शन हो नहीं वाला है तो उसको रिकॉर्ड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अब फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अकाउंटिंग की ओर। ग्रांट क्या होता था, बुक में कब रिकॉर्ड करने का, वो सब कुछ आपको समझा दिया। अकाउंटिंग प्रॉपर समझ लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग में से आने वाला है। अगेन बोल रहा हूं, ये ब्लैक इंक चालू करो, जस्ट आपको समझा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। फ्रेंड्स मेन दो चीज होगा, टोटल 8-10 टाइप की ग्रांट सिखाना, उसमें पहले मैं आपको 6 ग्रांट साथ में सिखा रहा हूं। मेन दो चीज होगा, एक होगा ग्रांट होगा जो आपके लिए नॉन मॉनेटरी होगा, एंड दूसरा होगा जो आपके लिए मॉनेटरी होगा। नॉन मॉनेटरी मतलब समथिंग इन काइंड, बट मॉनेटरी मतलब समथिंग इन कैश। अग्रेड? समथिंग इन काइंड एंड समथिंग इन कैश। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, हर एक में उसमें भी 3 पार्ट हो सकता है। कैसे 3 पार्ट? तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिले फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिले फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, या नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिले फॉर दी रेवेन्यू पर्पस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मॉनेटरी में भी फ्रेंड्स 3 चीज हो सकता है। कैसे 3 चीज? मॉनेटरी ग्रांट मिले फॉर नॉन डेप्रिशिएबल असेट, सेम यहां पे जो 3 था। मॉनेटरी ग्रांट मिले फॉर डेप्रिशिएबल असेट, एंड मॉनेटरी ग्रांट मिले फॉर द रेवेन्यू पर्पस। ऐसे 3 तरीके से हो सकते हैं। क्लियर? अब इसको एक काम करते हैं, नॉन मॉनेटरी का मैं नंबर दे देता हूं ए, ये हमारे लिए ए है। मॉनेटरी का नंबर दे देता हूं बी। क्लियर? नॉन डेप्रिशिएबल असेट मतलब 1, डेप्रिशिएबल असेट मतलब 2, रेवेन्यू पर्पस मतलब 3। यहां पे भी नॉन डेप्रिशिएबल मतलब इसको नंबर देता हूं 4, डेप्रिशिएबल 5, एंड द रेवेन्यू पर्पस 6। सब लोग साथ में, तो मैं आगे जाने की हिम्मत करो। क्लियर? अब सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, किसके लिए? तो हम जो अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले करते हैं नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए। सॉरी, नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए। फ्रेंड्स जब मैं बोल रहा हूं ये नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए, उसका मतलब व्हाट? समथिंग इन काइंड मिला। अब कैसे काइंड में मिले? 3 चीज मिल सकता है आपको। ये टाइटल गलत लगाया मैंने, नॉन डेप्रिशिएबल असेट नहीं, मैं मेन टाइटल लगाऊंगा, दैट इज नथिंग बट नॉन मॉनेटरी ग्रांट।
क्लियर, मतलब समथिंग इन काइंड मिला, एंड समथिंग इन काइंड तीन चीज मिल सकता है। पहला हो सकता है, कौन सा हो सकता है आपके लिए, हो सकता है नॉन डेप्रिशिएबल असेट। मतलब ये कुछ नहीं है, मुझे कोई गवर्नमेंट ने आके बोला लो ये पकड़ो ये लैंड का टुकड़ा, यहां पे आप आपकी स्कूल बनाना, एंड वहां पे हमने मान लो नौकार पब्लिक स्कूल एनपीएस को बना दिया, तो सिंपल ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट हुआ फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल। मतलब आपको इतना बुद्धि चला, मुझे मेरी बुक में इस पर्टिकुलर चीज को रिकॉर्ड करना है, लैंड को रिकॉर्ड करना है, मतलब आपको एंट्री पता चलना चाहिए। मैं एंट्री करूंगा लैंड अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स अगर इसके लिए मैंने पेमेंट किया होता ना तो मैं क्रेडिट करता, क्या क्रेडिट करता, कैश और बैंक अकाउंट, मैंने पेमेंट तो किया नहीं है। तो बहुत लोगों को आपको याद है तो हम एएस 12 में कैपिटल रिजर्व करते थे, इंडेस 20 ना बोल रहे हैं ना, कैपिटल रिजर्व नहीं, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, जिसको हम आज से प्यार से क्लास में बोलेंगे डीजीजी। क्या बोलेंगे? डीजीजी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अग्रीड हो? लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अब प्रॉब्लम ये आया, आज तक इंडेस 20 एक ही ऑप्शन देता था, एंड वो कौन सा ऑप्शन? दैट इज नथिंग बट इसका अकाउंटिंग कंपल्सरीली आपको करना पड़ता था फेयर वैल्यू के हिसाब से। मतलब सर क्या बोल रहे हो, अगर ये लैंड मार्केट में आज मैं परचेस करने के लिए जाता है, अगर मान लो वो लैंड मुझे अगर 50 करोड़ में मिलता, तो मैं मेरी बुक में वो लैंड को 50 करोड़ से ही रिकॉर्ड करता, लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 50 करोड़ रुपए। पर यस अब इंडेस 20 बोल रहा है आइदर फेयर वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। हाँ, आपको जो लेना है वो ले सकते हो, मतलब कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है, आपके पास एक ऑप्शन है, आइदर फेयर वैल्यू लेना है तो फेयर वैल्यू लो, नॉमिनल वैल्यू लेना है तो नॉमिनल वैल्यू लो। सर आप क्या प्रीफर करते हो? फ्रेंड्स पूरा इंडेस हर एक जगह पे फेयर वैल्यू ही लेते हैं, तो इट इज एन एडवाइजेबल कि इस ग्रांट को भी आपको फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए। पर यस कोई नॉमिनल वैल्यू लेना चाहते तो ले सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू दैट इज नथिंग बट इट मे बी 10 रुपीज, इट मे बी 100 रुपीज, आपको जो लेना है उस अमाउंट से आपको रिकॉर्ड कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये आया, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हमने जो किया था उसको धीरे धीरे आपको पीएनएल में क्रेडिट करते रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ याद है? अब मैं दो चीज समझा दूं, अगर कोई भी डेप्रिशिएबल असेट के लिए अगर आपने कोई भी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट किया था तो सिंपल उसको पीएनएल में क्रेडिट करोगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई टेंशन नहीं, हाँ कि ना। अदर केसेस मतलब अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए नहीं है, बाकी कोई भी केस है, तो इन लोगों ने बोला कौन से रेशियो में? अदर केसेस के लिए सिंपल मैं बोल दूं, आप कहने से अगर वो कोई फ्यूचर कंडीशन के साथ आपको ग्रांट दिया है तो आपका फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस होगा। कौन सा एक्सपेंस? तो वो फ्यूचर कंडीशन को फुलफिल करने का, तो कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ कौन सा? एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ फ्यूचर कंडीशन। सिंपल याद रखो, इफ इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट देन इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, बट इफ इट इज फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट तो आपको वो जो ग्रांट मिला होगा ना, वो ग्रांट आपको कोई फ्यूचर कंडीशन के साथ मिला होगा, एंड अगर फ्यूचर कंडीशन के साथ मिला होगा तो वो फ्यूचर कंडीशन को फुलफिल करने में आपका कोई खर्चा भी होगा, एंड अगर फ्यूचर कंडीशन को फुलफिल करने में अगर आपका कोई खर्चा होगा वो खर्चे के रेशियो में करने का। सर एक एग्जांपल दो, समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नौकार इंस्टीट्यूट को एक लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, पर फेयर वैल्यू ऑफ दैट लैंड, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज 50 करोड़, लेट्स से 50 करोड़, 50 करोड़ रुपए था।
तो नवकार इंस्टीट्यूट फर्स्ट डे एंट्री करेगा, कौन से एंट्री करेगा, तो फर्स्ट डे एंट्री करेगा लैंड अकाउंट डेबिट 50 करोड़, और वो नहीं लेना है तो उसके पास ऑप्शन है 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू से कर दे, पर मैं ये प्रेफर नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 50 करोड़ फेयर वैल्यू से करो। एंड क्रेडिट करेंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए से, 50 करोड़। अब फ्रेंड्स वो जो अमाउंट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाला था उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। बट ये रेशियो कौन सा, फ्रेंड्स लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, आंसर इज नो, लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। तो कैन आई सी ये ग्रांट हमको कुछ कंडीशन के साथ मिला था, तो वो कंडीशन मतलब फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में, वो कंडीशन फुलफिल करने में मेरा कोई खर्चा होगा उसके रेशियो में मुझे करना पड़ेगा। सर उसका एग्जांपल दो, गवर्नमेंट ने बोला हर साल आपको 1000 स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाने का। अब मान लो आज मैं खड़ा हूं ईयर 1 में, ईयर 1 में खड़ा हूं तो कहने से मेरे पास ईयर 1 का तो एक्चुअल होगा, एंड मेरा मान लो वो एक्चुअल खर्चा कुछ हुआ, जस्ट मान लो 100 करोड़ रुपीस का कुछ खर्चा हुआ, ज्यादा हो गया थोड़ा, एक काम करो करोड़ बरोड़ छोड़ो ना, 100 रुपए का खर्चा हुआ, क्लियर। इन लोगों ने बोला ईयर 2 to 5 का दिस 100 वाली फिगर इज अ एक्चुअल फिगर, एंड ईयर 2 to 5 में एस्टिमेट करो कि आपका कितना खर्चा होगा। मैंने बोला बाकी के 5 साल में मेरा 900 का खर्चा होगा, तो इन लोगों ने बोला कि बॉस तेरा खर्चा होगा टोटल 1000। तो ईयर 1 में अभी सिखा रहा हूं, ईयर 1 में अगर मैं फाइंड आउट करूं अमाउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल, ये अमाउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल कितना होगा, याद करो मुझे कितने की ग्रांट मिली थी, 50 करोड़ की ग्रांट मिला था। 50 करोड़ इंटू फर्स्ट ईयर का खर्चा अगर 100 है, टोटल अगर 1000 है, सिंपल बोलू मेरा टोटल यहां पे 10% हो गया, मैं 5 करोड़ रुपीस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से ट्रांसफर कर दूंगा कहां पे, पीएनएल में, क्लियर। पर सर ये तो आपका एस्टिमेट था ना, ठीक है ईयर 2 में आके चलो एक काम करें, एस्टिमेट को चेंज करें, ईयर कौन सा था, 1 था। अब मैं आया ईयर 2 में, मैं आपको पूछ रहा हूं ईयर 1 की फिगर एक्सपेंस मेरे पास एक्चुअल होगा क्या एस्टिमेटेड, तो कहने से वो तो एक्चुअली होगा। ईयर 1 में मान लो मैंने 100 रुपए का खर्चा कर लिया, अब ईयर 2 भी खत्म हो गया, ईयर 2 में मान लो मेरा कुछ 600 रुपए का खर्चा हो गया, अग्रेड। अच्छा, एंड ईयर 3 में 3 to 5, 3, 4 and 5 का फ्रेंड्स मुझे क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। एंड अगर 3, 4 and 5 का अगर मैं एस्टिमेट करूं तो सिंपल मान लो मेरा टोटल 800 रुपए हो गए, अगर मैं यहां पे चेक करूं मेरा टोटल 1500 रुपए का खर्चा मुझे लग रहा है। अगेन मैं बोल दूं ईयर 1 मेरे पास एक्चुअल होगा, ईयर 2 भी मेरे पास कौन सा होगा, एक्चुअल होगा, एंड ईयर 3 to 5, ये 3 to 5 मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा, अग्रेड। अच्छा, एंड एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ रॉन्ग आंसर मैं सिखा रहा हूं पहले आपको, रॉन्ग क्या करेंगे पता है, 50 करोड़ की ग्रांट सेकेंड ईयर का 600 डिवाइडेड बाय 1500 करके जो भी आंसर आएगा वो पीएनएल में लेके जाएंगे। दिस इज योर रॉन्ग आंसर, ये नहीं करना है दोस्त आपको। रीजन, वी आर फॉलोइंग द ईयर टू डेट अप्रोच। फ्रेंड्स ईयर टू डेट अप्रोच ऑलरेडी आपने कहां पे सीखा था, इंडियस 34 इंटर में देखा था, क्लियर। मैं टाइटल लगा दूं ईयर टू डेट अप्रोच, उसका मतलब क्या पता है फ्रेंड्स आपको, आपको क्या करना है, 2 साल का टोटल फाइंड आउट करना है, हाँ क्यूमुलेटिव अमाउंट क्रेडिटेड टू पीएनएल, ये 2 साल का मैं टोटल फाइंड आउट करूंगा। कैसे, ये 50 करोड़ था, पहले साल का 100 था, दूसरे साल का 600 था, मतलब टोटल 700 हुआ, डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा कितना कर दूंगा, 1500। मतलब आपको करना पड़ेगा 50 करोड़ इंटू 700 डिवाइडेड बाय 1500। फ्रेंड्स सुबह सुबह कैलसी साथ में ही होना चाहिए, वी आर सीएस स्टूडेंट, हाँ देखो मैं भी लेके बैठा हूं, तो 50 इंटू 700 डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, 1500। मतलब टोटल आज तक के आपके 23.33 करोड़ आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। और उसमें से कैन आई से ऑलरेडी ईयर 1 में ये रहा, ऊपर चेक करो मैंने बोला था ईयर 1 में ये रहा 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दिए थे। ईयर 1 में 5 करोड़ ट्रांसफर हो गए थे, तो बॉस ईयर 2 में
23.33 माइनस 5 करोगे 18.33 करोड़ आपको ट्रांसफर कहां पे कर देने का, पीएनएल में। चलो आप सीखो ईयर 3 में आगे क्या करोगे। ईयर 3 में आगे 1, 2, 3 का एक्चुअल होगा, 4 एंड 5 का क्या होगा, एस्टिमेट होगा। तो सिंपल 1, 2, 3 का टोटल ले लेने का, डिवाइडेड बाय उस 5 का जो टोटल आता है, वो जो आंसर आए उसको 1 एंड 2 के साथ माइनस कर देने का। हाँ बोलो हाँ। अच्छा 4 में आगे क्या करोगे, ईयर 1, 2, 3, 4 का टोटल करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको फर्स्ट 3 साल के टोटल के सामने माइनस। दिस इज कॉल्ड ईयर टू डेट अप्रोच। सिंपल बोलो, नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिले, एंट्री करोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, कौन सी अमाउंट, इट मे बी अ नॉमिनल और अ फेयर वैल्यू। अपने बिल को पूछो इन डेप्रिशिएबल था कैंड अदर देन था, अदर केस था, तो अदर केस था तो सिंपल डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, कौन से रेशियो में, फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। क्लियर। चलो फ्रेंड्स अब मैं स्टार्ट करूं सेकेंड, मतलब नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर अ डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले। सर ये क्या बोल रहे हो, एक एग्जांपल दो। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर अ डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले, गवर्नमेंट ने नौकार पब्लिक स्कूल को मान लो बोला आपके हर एक क्लास में डिजिटल एजुकेशन के हिसाब से प्रोजेक्टर होना चाहिए। नो प्रोजेक्टर गवर्नमेंट ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मतलब कहने से आपको मेरी बुक में वो प्रोजेक्टर तो लाना ही पड़ेगा, एंड अगर प्रोजेक्टर को लाना ही पड़ेगा तो सिंपल मैं एंट्री करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फाइनल वालों पीपी बहुत पुराना है आपके लिए, ब्रैकेट में आपको स्पेसिफिकली लिख दूं कौन सा था, प्रोजेक्टर दैट इज माय फिक्स असेट, अकाउंट डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट उसका पेमेंट तो किया ही नहीं ना, पर इट्स योर प्रॉफिट तो सिंपल मैं क्रेडिट कर दूंगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। क्लियर है वाई डीजीजी, ये 1 साल का प्रॉफिट नहीं है, ये 1 साल का प्रॉफिट नहीं है, पर अगर 5-7 साल तक उसको यूज करने वाले तो उतना प्रॉफिट तो आपको धीरे धीरे करके पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा। रीजन ये खर्चा होता अगर ये प्रोजेक्टर अपने आप लेते, पर ये तो कहने से आपको फ्री में मिल गया, अगर फ्री में मिला तो आपके लिए गेन है। अग्रीड 1 साल का गेन नहीं है, 5 साल 7 साल जब तक ये प्रोजेक्टर की लाइफ है तब तक का तो गेन है ना, तो उसको पीएनएल में क्रेडिट करोगे। सिंपल जहां पे भी डीजीजी आए ना आपके मुंह से क्वेश्चन निकलना चाहिए, सर डीजीजी को पीएनएल में क्रेडिट कैसे करेंगे। मेरी 2 ही जिंदगी है, सिंपल है, इफ इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट देन इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड फॉर द अदर केसेस जिस कंडीशन के साथ मिला था वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपका फ्यूचर में एक्सपेंस होगा, वो एक्सपेंस के रेशियो में। कैन आई से दिस प्रोजेक्टर इज अ डेप्रिशिएबल असेट, इफ इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट तो डीजीजी को पीएनएल में क्रेडिट करोगे, स्पेसिफिकली बोल दू इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके पहले मैं एक चीज भूल गया, अमाउंट कौन सी, अगेन बोल रहा हूं आपके पास 2 चॉइस, आइदर फेयर वैल्यू लेना है तो फेयर वैल्यू, एंड अगर वो नहीं लेना है तो कैन आई से फ्रेंड्स आप नॉमिनल अमाउंट भी कंसीडर कर सकते हो। दिस इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट। क्लियर, आगे जैसा ही था। थर्ड, दैट इज नथिंग बट फॉर रेवेन्यू पर्पस, नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर रेवेन्यू पर्पस। आपकी रोज बरोज की चीज कोई आपको फ्री में देके गया। हाँ एक एग्जांपल दो, गवर्नमेंट ने सिविल हॉस्पिटल को थोड़ी मेडिसिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, एंड अगर थोड़ी मेडिसिन्स अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे, फॉर योर नॉलेज दिस मेडिसिन इज नथिंग बट इन्वेंट्री फॉर हॉस्पिटल, एंड उनके लिए रोज बरोज का आइटम हुआ तो आपको इन्वेंट्री ऐसा कोई फ्री में देके जाए तो सिंपल आपको आपकी बुक में रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। हाँ एंट्री क्या कर दोगे, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। फर्क समझना, मैंने डायरेक्टली पीएनएल बोला, मैंने कोई डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोला, रीजन ही मेरी रेवेन्यू नेचर की आइटम थी। अगेन मैं बोल दूं आपके पास 2 चॉइस, आइदर फेयर वैल्यू और नॉमिनल अमाउंट, आपको जो लेना है लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, इट्स एन एडवाइजेबल कि आपको फेयर वैल्यू लेना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था मुझे आपको 6 टाइप की ग्रांट सिखाना है, एंड 6 में से मैंने 3 तो खत्म कर दिया। याद करो कौन सा, फर्स्ट नॉन मॉनेटरी आइटम चल रहा है, मैंने समथिंग इन काइंड चल रहा है, उसमें अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिले तो आपने एंट्री किया था लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, अमाउंट कौन सा,
आइदर फेयर वैल्यू और नॉमिनल डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, लैंड था वो नॉन डेप्रिशिएबल असेट था, तो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। अग्रीड। अच्छा, सेकंड था मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले, तो सिंपल आपको प्रोजेक्टर फ्रेम में मिले थे, आपने एंट्री किया था प्रोजेक्टर अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, आइदर बोल रहे हो नॉमिनल अमाउंट और अ फेयर वैल्यू, डीजीजी में से आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, डीजीजी में से सो जो भी आपने पीएनएल में ट्रांसफर किया वो कौन से रेशियो में किया, तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज दैट प्रोजेक्टर इज नथिंग बट योर डेप्रिशिएबल असेट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस के लिए मिले, आपको एंट्री करना पड़ेगा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, अभी भी बोल रहा हूं पीएनएल, अगेन आपका कौन सा अमाउंट, आइदर नॉमिनल अमाउंट और फेयर वैल्यू। रिपीट कर देता हूं मैं, यहां पे आपको पीएनएल में बाद में ट्रांसफर करने की नौबत नहीं आएगी। रीजन ये क्या था, तो रीजन आपका ये था कि बॉस ये जो भी चीज चल रही है ना, वो चीज कौन सी चल रही है, तो ये चीज आपके लिए रेवेन्यू पर्पस वाली थी, एंड अगर रेवेन्यू पर्पस वाला था तो सिंपल कोई टेंशन होने वाला नहीं है। सब लोग साथ में है तो मैं आगे जाने की हिम्मत करो। क्लियर। 3 टाइप की ग्रांट मैंने ऑलरेडी आपको अभी तक खत्म करवा दिया है। और फ्रेंड्स हमने अभी तक जो भी दिया वो नॉन मॉनेटरी ग्रांट के लिए था। लेट अस स्टार्ट फॉर द मॉनेटरी ग्रांट। क्लियर। टाइटल लगा देना। फ्रेंड्स जो भी मॉनेटरी ग्रांट था ना, वो मॉनेटरी ग्रांट कैन आई से अगेन मैं बोल दूं 3 पर्पस के लिए हो सकता है। पर्पस नंबर 1 दैट इज नथिंग बट आपको नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले। सर नॉन डेप्रिशिएबल असेट मतलब व्हाट, लैंड के लिए मिले। यहां पे डायरेक्टली लैंड देके नहीं जाएगी ये लोग, लैंड आपको परचेस करने का, एंड उसके बाद वो लोग आपको, ये मॉनेटरी था ना, मॉनेटरी मतलब समथिंग इन कैश, उसके बाद वो लोग आपको कैश में देंगे। अग्रीड है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब सबसे पहले मैं बोल दूं नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए। फ्रेंड्स आपके पास वहां पे 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ये मेरी बैलेंस शीट है, 10 लाख रुपए की जब मैं लैंड परचेस करूंगा ना, तो मैं एंट्री करूंगा लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए, एंड मान लो 10 लाख रुपए के सामने मुझे 3 लाख की ग्रांट मिल रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन उन लोगों ने वो दिया जो एस में था, सेम बोल रहा हूं कि अब लैंड की वैल्यू में से माइनस करो। फ्रेंड्स जब मैं लैंड की वैल्यू में से माइनस करूं तो मुझे एंट्री करना पड़े बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, एंड 3 लाख रुपए मैं यहां से माइनस कर दूंगा, एंड सिंपल मेरे पास ये वैल्यू 7 लाख बचेगा। यहां पे अमाउंट का तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना, जितने का कैश मिला होगा वो आपके लिए अमाउंट, मतलब नॉमिनल और फेयर वैल्यू का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्लियर। फ्रेंड्स सेकंड स्टार्ट करूं, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 में क्या होगा तो वो समझो। अब जब 10 लाख रुपए की लैंड को परचेस करोगे, 10 लाख रुपए की लैंड को परचेस करो, ये मेरी बैलेंस शीट है, मैं एंट्री कर दूंगा लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए। अग्रीड। सेकेंड ऑप्शन उन लोगों ने बोला अगर आपको लैंड की वैल्यू में से माइनस नहीं करना है तो आप क्या करो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट करो। तो इन दैट सिचुएशन मुझे एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, एंड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मुझे यहां पे लायबिलिटी साइड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 3 लाख रुपए का दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड जिस मोमेंट पे कोई भी फैकल्टी क्लास में डीजीजी बोले तो आपका ये टेंशन तो होने ही वाला है कि वो डीजीजी को आपको कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएनएल में। यस मैं यहां पे करूंगा डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सबको पता है दिस इज द लैंड, इफ दिस इज अ लैंड देन इट इज नॉट अ डेप्रिशिएबल असेट, एंड इफ इट इज नॉट अ डेप्रिशिएबल असेट तो आपको पता है कौन सा रेशियो, तो आप जो रेशियो लोगे वो कौन सा लोगे, फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में ले लोगे। क्लियर। जो हमने अभी अभी आगे देखा था, ईयर टू डेट वाला अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगेन बोल दूं मॉनेटरी ग्रांट फॉर अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट यू हैव 2 ऑप्शन, आइदर लैंड की वैल्यू में से माइनस करो, वो नहीं करना है तो कौन सा करो, डीजीजी में डालो, डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हो इन द रेशियो फ्यूचर एक्सपेंस। एक एक चीज खत्म करेंगे, आगे का रिवीजन भी करते रहेंगे। याद करो मेन 2 चीज था, एक था नॉन मॉनेटरी, एक था मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एंट्री करते थे लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, अमाउंट कौन सी, नॉमिनल अमाउंट और अ फेयर वैल्यू, डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे कौन से रेशियो में, फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट एंट्री करोगे मतलब आपका पीपीई अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कौन से रेशियो में, तो सिंपल
आप उसको अकाउंटिंग अमाउंट कौन सी, नॉमिनल और फेयर, एंड डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन बिकॉज दैट प्रोजेक्टर इज अ डेप्रिशिएबल असेट। नॉन मॉनिटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस, आप एंट्री करोगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अगेन आपके पास दो चॉइस, नॉमिनल और फेयर। अगेन बोल रहा हूं यहां पे डीजीजी नहीं, यहां पे पीएनएल। एंड मॉनिटरी ग्रांट फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट, यू हैव टू चॉइस, आइदर असेट की वैल्यू में से माइनस करो, वैसा नहीं करना है तो कहां पे ट्रांसफर करो, डीजीजी। डीजीजी में ट्रांसफर किया तो लैंड के लिए था, एंड लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल असेट, एंड इफ इट इज नॉट अ डेप्रिशिएबल असेट तो उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। क्लियर। अब फ्रेंड्स मॉनेटरी ग्रांट मैं सेकंड ले लू, मॉनेटरी ग्रांट फॉर अ डेप्रिशिएबल असेट। फ्रेंड्स उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है। मैंने प्रोजेक्टर परचेस किए थे 10 लाख रुपए के। जब मैं प्रोजेक्टर परचेस करूं 10 लाख रुपए का, मैं एंट्री करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए, 10 लाख रुपए। वो 10 लाख के सामने फ्रेंड्स आपको जब 3 लाख रुपए की ग्रांट मिले, यू हैव टू चॉइस, आइदर असेट की वैल्यू में से माइनस करो, 3 लाख रुपए यहां पे माइनस करूंगा तो असेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 लाख। एंड उसके लिए एंट्री क्या करना पड़ेगा, आपको एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने रुपए, तो 3 लाख रुपए। अग्रीड हो? हाँ, जैसा ही नॉन डेप्रिशिएबल में था वैसा ही। अच्छा, वैसा नहीं करना है तो कहना से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन 2 भी फॉलो कर सकते हो। ऑप्शन 2 में जब प्रोजेक्टर परचेस करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा बैंक प्रोजेक्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए, पर जब ग्रांट मिले तो असेट की वैल्यू में से माइनस नहीं करूंगा, उसको लेके जाऊंगा डीजीजी में। इन दैट सिचुएशन मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, एंड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में यहां पे कितने का दिखा दूंगा, 3 लाख रुपए से दिखा दूंगा। सब लोग मेरे साथ हो? अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट मैंने कर लिया। अच्छा, जिस मोमेंट में डीजीजी में डाला है उसको कहना है पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा। एंड बॉस ये तो प्रोजेक्टर था, दैट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, एंड इफ इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट देन इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर। 5वां नंबर की ग्रांट खत्म है। अगेन 5 चीज याद करो, नॉन मॉनिटरी नॉन डेप्रिशिएबल, एंट्री करोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू डीजीजी, अमाउंट कौन सी, नॉमिनल और अफेयर, एंड डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। नॉन मॉनिटरी ग्रांट फॉर अ डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले, एंट्री करोगे पीपीई अकाउंट डेबिट टू डीजीजी, अमाउंट कौन सा, नॉमिनल और अफेयर, एंड उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। नॉन मॉनिटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस के लिए मिले, एंट्री करोगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, अमाउंट कौन सा, नॉमिनल और अफेयर, पीएनएल उसी मोमेंट पे कर दिया था तो बाद में लेके जाने की जरूरत नहीं है। मॉनिटरी ग्रांट फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले, यू हैव टू चॉइस, आइदर लेंट की वैल्यू में से माइनस करो, वो नहीं करना है तो डीजीजी में लेके जाओ। मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले, अगेन यू हैव टू चॉइस, कौन सी टू चॉइस, आइदर असेट की वैल्यू में से माइनस करो या डीजीजी में लेके जाओ। एंड अगेन सेम लॉजिक, अगर नॉन डेप्रिशिएबल था तो फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में, अगर फॉर द डेप्रिशिएबल असेट था तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। 5 तक क्लियर है। अब मैं चालू करो, मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस। फ्रेंड्स उसमें भी 2 ऑप्शन है। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा हूं, मान लो नौकर का 1 महीने का सैलरी का एक्सपेंस है टोटल 1 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने बोला इस बार हम आपको 25 लाख रुपए की ग्रांट दे रहे हैं। आपके पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस, एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करो, एंड अगर एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करोगे तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टेड एक्सपेंस अकाउंट, लाइक इन माई केस इट्स अ सैलरी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर। वैसा कर सकते हो। एंड अगर ऐसा होगा तो सिंपल, मान लो 25 लाख रुपए की ग्रांट थी, नौकर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा नेट एक्सपेंस 75 लाख रुपए से बनाएगा। अच्छा, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको सेकंड चॉइस दिया ऑप्शन 2, मान लो आपका सैलरी का एक्सपेंस है, वो सैलरी का एक्सपेंस तो 1 करोड़ ही है, गवर्नमेंट आपको 25 लाख रुपए की ग्रांट दे, उन्होंने बोला डायरेक्टली आप क्रेडिट कर दो कहां पे, पीएनएल में। इन दैट सिचुएशन आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, एंड डायरेक्टली मैं यहां पे अदर इनकम में 25 लाख रुपए बता दूंगा। यू हैव टू चॉइस, जो करना है करो। फ्रेंड्स आपको पता नहीं चला पर मैंने आपको ऑलरेडी 6 टाइप की ग्रांट ऑलरेडी खत्म कर दिया है। नॉन मॉनेटरी का 3 एंड मॉनेटरी का 3, वैसे हमारा 6 टाइप्स की ग्रांट डन है। क्लियर।
अगर मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाऊं, ये हर एक के लिए एक कॉमन में कंडीशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना ये कंडीशन क्या है। इफ एनी ग्रांट इज रिसीव्ड विदाउट थोड़ा टाइपिंग एरर आ रहा है, विदाउट एनी कंडीशन और ड्यू टू fulfillment of past condition, then such amount is immediately credited to, then such amount is इमीडिएटली क्रेडिटेड टू पीएनएल। अगर कोई भी ग्रांट आपने पास कंडीशन को फुलफिल कर दिया था, या आपको कोई विदाउट कंडीशन गवर्नमेंट बोले लो ये 50 करोड़, कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, इन सच सिचुएशन पूरे 50 करोड़ उसी साल के पीएनएल में ट्रांसफर। थोड़ा आपको पता नहीं चला पर मेरे को पहले से याद करो, नॉन मॉनेटरी नॉन डेप्रिशिएबल विदाउट कंडीशन मिले, ये डेफर्ड था ना, डेफर्ड कोई डेफर्ड नहीं, लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट लिखा था ना, वो नहीं लिखने का, डायरेक्टली क्रेडिट कौन सा कर देने का, पीएनएल। हाँ यहां पे याद करो सेकंड वाला एग्जांपल, क्लियर, सेकंड वाला एग्जांपल डेप्रिशिएबल एसेट के लिए हमने क्या किया था, पीपीई अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड किया था ना, कुछ नहीं, पीपीई अकाउंट डेबिट डायरेक्टली पीएनएल, अगर वो विदाउट कंडीशन है। रेवेन्यू में क्या किया था, इन्वेंट्री टू पीएनएल, वो तो ऑलरेडी किया ही था, तो सिंपल, उसमें कोई ज्यादा टेंशन होने वाला नहीं है। अच्छा, मॉनेटरी ग्रांट फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिले, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड नहीं, कंपल्सरीली बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सेकेंड ऑप्शन में भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इन दैट सिचुएशन आपको ये वाला एंट्री कोई करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपीए नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टली पीएनएल। सेकेंड ऑप्शन में बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टली पीएनएल। क्लियर। रेवेन्यू पर्पस के लिए मिले तो सिंपल, वो तो ऑलरेडी हम डायरेक्टली पीएनएल में ही क्रेडिट करते थे, तो उसमें कोई टेंशन होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, अगर पता चले, मैंने अभी तक आपको टोटल 8 नहीं पर 6 ग्रांट ऑलरेडी समझा दिए। क्लियर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरी 7th नंबर की ग्रांट। सॉरी, कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ आराम से बाद में एक डोज दूंगा, सब कुछ साथ में लिखेंगे। क्लियर। 7th नंबर की ग्रांट, दैट इज नथिंग बट बेल आउट ग्रांट। हाँ सोचो, ये बेल आउट ग्रांट क्या होता है, नाम में लिखा है बेल करवाना है, बेल कहीं से आपको निकालना है, जेल में से ना। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है या पब्लिक कंपनी नहीं है पर बहुत सा पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, बहुत सारे साल से लॉसेस है, लॉसेस में से आपको कुछ रिलीफ देना है, लॉसेस में से बाहर निकालने के लिए जो ग्रांट दे उसको हम क्या बोल देंगे, ये ग्रांट हो जाएगा हमारे लिए बेल आउट ग्रांट। क्लियर। फ्रेंड्स, अदानी को मिले ना मिले, फ्रेंड्स रिलायंस को मिले ना मिले, फ्रेंड्स नौकार लिमिटेड को मिले ना मिले, तो सर ये किसको मिलता है? हाँ, लाइक एयर इंडिया, स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, भले आप लाइव में बैठे हो, एयर इंडिया को ऐसी ग्रांट मिलती है, डाउट नहीं है किसी को। एयर इंडिया इज द पब्लिक कंपनी, आंसर इसी है। सालों से लॉस कर रही है, यस, गवर्नमेंट बेचने का सोच रहा है ना, लॉसेस कर रही है, तो बस वो लॉसेस में से बाहर निकालने के लिए आपको जो भी ग्रांट दिया, देन इट इज कॉल्ड एज आपका बेल आउट ग्रांट। एंड अगर वो बेल आउट ग्रांट है फ्रेंड्स, इमीडिएटली क्रेडिट कर देने का पीएनएल में। हाँ, एंट्री क्या कर दोगे पता है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू
पीएनएल अकाउंट, डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पीएनएल, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिमाग चले, ये ऑलवेज पास्ट कंडीशन वाला ही होगा, वो कभी भी आपका फ्यूचर कंडीशन वाला होने वाला नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा एक काम कर, ये पकड़ रुपए पकड़, तो आराम से थोड़ा थोड़ा लॉस करते रहना, हमको कोई टेंशन नहीं है, ना ना ऐसा ना हो। वो ऑलवेज आपका कैसे होगा, पास्ट कंडीशन के साथ ही रिलेटेड होगा। और मैंने आपको पढ़ाया था, तब बोला था फ्यूचर में अगर ग्रांट रिफंड करने की भी नौबत आई ना, वो कौन सी ग्रांट होगी अगर वो रिलेटेड टू फ्यूचर। मैं सिंपल बोल रहा हूं, इस ग्रांट का रिफंड इज नॉट पॉसिबल, इसमें कोई आपको रिफंड बिफंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? 7 नंबर की ग्रांट दैट इज समथिंग बट बेल आउट ग्रांट। एक और करवा दो, बाद में अभी तक का रिवाज करो। 8 ग्रांट इन द नेचर ऑफ, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये ग्रांट कैसी है? इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। हाँ फ्रेंड्स, आपने सीखा था अगर कोई बैकवर्ड एरिया में बिजनेस डेवलप करो, अगर ऐसा कुछ भी है तो आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी। आप इंटर में इसकी एंट्री क्या करते थे याद करो, AS12 के हिसाब से आप उसकी एंट्री करते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप उसको क्रेडिट कर देते थे कहां पे, तो के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हाँ के ना हाँ, AS12 के हिसाब से सही है। इंडेस 20 क्या बोल रहा है, कैपिटल अप्रोच ही नहीं। बॉस आपका ये फायदा है, और अगर फायदा है तो उसको पीएनएल में लेके तो जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। हाँ अच्छा फ्रेंड्स, जिस मोमेंट पे डीजीजी में आया वो पीएनएल में ट्रांसफर तो होगा ना फ्रेंड्स। क्लियर? जिस मोमेंट पे कोई भी चीज आया डीजीजी में, वो पीएनएल में ट्रांसफर तो होगा। फ्रेंड्स याद करो, वेदर इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट, आंसर इज नो, इट इज नॉट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट। अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए नहीं है तो फ्रेंड्स आपको रेशियो याद आना चाहिए। कौन से रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे? फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में ट्रांसफर। अरे भगवत गीता जैसा है, अगर इट इज फॉर द डेप्रिशिएबल असेट देन इन द रेशियो ऑफ डेप्री, बट इफ इट इज फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल और अदर केसेस देन ऑलवेज फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। अच्छा अगेन मैं बोलूं, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, मुझे साथ में वो तो याद करवाना ही पड़े कि अगर वो विदाउट कंडीशन है ना, कोई डीजीजी नहीं, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देने का कहां पे? पीएनएल में। क्लियर? 8 ग्रांट रेडी है, 8 का एक बार रिवाइज करो फ्रेंड्स। पहले हमने मेन 2 पार्ट किए थे, एक किया था दैट इज नथिंग बट नॉन मॉनेटरी, एंड दूसरा किया था दैट इज नथिंग बट मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी ग्रांट मतलब समथिंग इन काइंड फॉर नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले, आप एंट्री करते थे लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अमाउंट कौन सा? नॉमिनल अमाउंट और फेयर वैल्यू। डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, कौन से रेशियो में? फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट के लिए मिले, एंट्री किया था पीपीई अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। अमाउंट कौन सा? नॉमिनल अमाउंट और फेयर वैल्यू। डीजीजी में से उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस के लिए इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अगेन यू हैव 2 चॉइस, आइदर। कौन सी 2 चॉइस? तो आइदर आप उसको क्या करो, नॉमिनल और फेयर वैल्यू। सेकंड चालू करो तो मॉनेटरी फॉर द नॉन डेप्रिशिएबल असेट। आपके पास 2 ऑप्शन था, आइदर लैंड की वैल्यू में से माइनस करो, लैंड की वैल्यू में से माइनस नहीं करना है तो फ्रेंड्स आप उसको क्या कर सकते हो? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में अगर बोल दूं दैट इज नथिंग बट, अगर फ्रेंड्स आपका कोई भी मॉनेटरी फॉर द डेप्रिशिएबल असेट के लिए था, अगेन 2 चॉइस, आइदर असेट की वैल्यू में से माइनस करो, एंड अगर असेट की वैल्यू में से माइनस नहीं करना है तो फ्रेंड्स कहां पे ट्रांसफर कर दो? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में। मॉनेटरी फॉर द रेवेन्यू पर्पस था तो इधर एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करो, एंड अगर एक्सपेंस के सामने फ्रेंड्स अगर आपको सेट ऑफ नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो? पीएनएल में भी क्रेडिट कर सकते हो। ये 6 क्लियर था। 7th ग्रांट दैट इज नथिंग बट बेल आउट ग्रांट। आपकी कंपनी बहुत सारे साल से लॉसेस कर रही है या कोई पर्टिकुलर ईयर में कैश लॉस है,
वो लॉस को में से बाहर निकालने के लिए जो ग्रांट मिले उसके लिए आपको एंट्री करना था बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएमएल। एंड 8th नंबर की ग्रांट, दैट इज नथिंग बट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। एंड अगर ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है तो सिंपल डायरेक्टली एंट्री करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी, डीजीजी में से उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। ये हर एक के लिए ये तो था ही। अगर कोई भी ग्रांट विदाउट कंडीशन मिला है तो टेंशन है ही नहीं, इमीडिएटली क्रेडिट कहां पे कर देने का, पीएनएल में। और 2 ग्रांट सिखाना है मुझे एंड बाद में हर एक ग्रांट को लिखेंगे हमारी बुक में। 9th नंबर, दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट ने आपको फॉरगिवेबल लोन दिया। फॉरगिवेबल लोन मतलब लोए रखो 5 करोड़ रुपए, हम भूल जाएंगे, उसके रुपए आपको वापस देने की जरूरत नहीं है। इंडियस बोल रहा है कोई आदमी किसी को रुपए दे, उसके बाद अगर उसको रुपए वापस मिलने वाला है ना तो ही वो चीज लोन है। ये तो फॉरगिवेबल है। और अगर फॉरगिवेबल है बड़ा सिंपल, ये तो सामने वाली पार्टी के लिए वो लोन नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, वो तो इनकम है। गवर्नमेंट मुझे बोला 5 करोड़ रखो आपको वापस नहीं देने का, फॉरगिवेबल। हाँ तो ये मेरी इनकम है। क्या बोला पता है, एंट्री करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। यानी डीजीजी में से आप पीएनएल में ट्रांसफर करोगे ना, पीएनएल में ट्रांसफर करना है। यहां पे कोई डेप्रिशिएबल एसेट की स्टोरी थी ना, तो कौन से रेशियो में, मुझे कहने से कुछ कंडीशन के साथ दिया होगा ये लोन, तो कहने से वो फ्यूचर कंडीशन को फुलफिल करने में आपका जो भी एक्सपेंस लगे वो एक्सपेंस के रेशियो में। पर गवर्नमेंट ने बोला कोई कंडीशन नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी नहीं, तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू मैं क्या कर दूंगा, पीएनएल कर दूंगा। क्लियर, ये फॉरगिवेबल लोन भी इजी था। अब ये मेरा फेवरेट है, दैट इज नथिंग बट, सॉरी, टेंथ नंबर, लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या हो पता है, गवर्नमेंट ने मुझे लोन दिया, कितने रुपए की लोन दिया, 100 रुपए की। एंड अगर गवर्नमेंट ने मुझे लोन दिया 100 रुपए का एंड मेरा इंटरेस्ट रेट था मान लो 7%। अच्छा, अगर ये लोन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं चेक करूं तो 10% था। AS12 तो इसको गारंटी नहीं मांग रहा था, पर लॉजिक चेक करो तो मार्केट में से लोन लेते तो 10 पे मिल रहा था, गवर्नमेंट ने आपको 7 पे दिया। उसका मतलब गवर्नमेंट ने आपको कुछ हेल्प किया जिसकी वैल्यू मनी में मेजरेबल है। एंड अगर मनी में मेजरेबल है तो बॉस तो उसका अकाउंटिंग करना पड़े, एंड अगर उसका अकाउंटिंग करना पड़े तो यस, दिस लोन इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, क्या बोल रहा है, आपको कुछ तो फायदा दिया 3% का, ये आपके 7% वाले के। अच्छा, मान लो मुझे उसको जो रीपे करना है ना, रीपे करना है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर रीपे करना है। क्लियर, तो इसका अकाउंटिंग क्या करना पड़ेगा, 7% वाले कैश फ्लो को मैं 10 पे डिस्काउंटिंग करूंगा। आंसर 100 नहीं आएगा, आंसर 100 से कुछ कम ही आएगा। मान लो मेरा आंसर आए 90, और अगर 90 आए ना तो 90 को ही मैं लोन मानूंगा, बाकी का 10 रुपए का तो गवर्नमेंट ने मुझे फायदा दिया। मैं आपको प्रॉपर एंट्री सब कुछ करके दिखा रहा हूं। हाँ, तो सिंपल मैं उसका एक कैलकुलेशन कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ लोन। हाँ, कैसे समझाओ आपको, देखो यहां पे ये मेरा ईयर है, 3 साल तक मुझे कुछ पेमेंट करते रहना है, हाँ के ना। ये मेरा कैश फ्लो है। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट दूंगा 7 रुपए का, सेकेंड ईयर भी मैं इंटरेस्ट दूंगा कितने का, 7 रुपए का। एंड यस, मैं जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो कब पेमेंट करने वाला हो, तो 3rd ईयर में।
मतलब सेकंड ईयर में मेरा कैश फ्लो होगा 7 एंड थर्ड ईयर में ये 107 होगा। अगर इसको डिस्काउंटिंग करो, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से, तो कहना चाहिए 10% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर करोगे, ये 0.909 आएगा, ये 0.826 आएगा एंड ये 0.751 आएगा। एंड उसका आपको क्या कर दो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। चलो फ्रेंड्स हम प्रेजेंट वैल्यू निकाले, कैलसी चलाओ 7 इंटू 0.909, तो कहने से वो मेरा आंसर आया 6.363। तो कहने से यहां पे लिख दो 6 पॉइंट, जस्ट अ मिनट, हाँ फ्रेंड्स उसको सामने लिख दो, ये थोड़ा हैंग हुआ है तो एक बार मैं फिर से लिख दूं। यहां पे ईयर 3, ये 7, ये 107 था। उसके बाद में आपको याद करो मैंने डिस्काउंटेड फैक्टर लिखा था एट द रेट ऑफ 10%। ये कितना था 0.909, ये कितना था 0.826 एंड ये कितना था 0.751। अगर मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो 7 इंटू 0.909, फ्रेंड्स आपने ऑलरेडी करके रखा था 6.363, तो यहां पे लिख दो 6.363। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूंगा दैट इज नथिंग बट 7 इंटू 0.826 एंड 7 इंटू 0.826 करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 5.782। यहां पे मैं लिख देता हूं 5.782 एंड लास्ट में फ्रेंड्स आपने किया था 107 इंटू 0.751, 107 इंटू 0.751 किया तो कहने से फ्रेंड्स आपका आंसर आया 80.357। अगर फ्रेंड्स मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालू तो प्लस कर दूंगा 6.363 और मैं प्लस करूंगा 5.782, तो कहने से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो आपका आंसर कितना है 92.502 है। तो ये लोग बोल रहे हैं आपको आपकी बुक में जो लोन रिकॉर्ड करोगे ना, वो लोन तो कितने का रिकॉर्ड करोगे 92.502 का। फ्रेंड्स ये 92.502 का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको एवरी ईयर जस्ट 7-7 रुपए का इंटरेस्ट देना है तो मार्केट में कोई आपको 92 रुपीज से ज्यादा लोन नहीं देगा। पकड़ने से गवर्नमेंट ने आपको लोन तो 100 का दिया, उसका मतलब गवर्नमेंट ने आपको कुछ बेनिफिट दिया। कितने का बेनिफिट दिया, 100 का लोन था, मार्केट में 7 रुपए का इंटरेस्ट देना है तो पब्लिक मुझे लोन देता कितने का 92.502 का। तो अगर गवर्नमेंट का बेनिफिट चेक करें तो गवर्नमेंट ने हमको जो बेनिफिट दिया वो कितने का बेनिफिट दिया, 7.498 का बेनिफिट है। पर आपने बिल को पूछो ये 7.498 का जो बेनिफिट है वो जस्ट 1 साल का बेनिफिट है कि वो टोटल 3 साल का बेनिफिट है। तो कहने से फ्रेंड्स वो आपका टोटल 3 साल का बेनिफिट है। एंड अगर 3 साल का बेनिफिट है तो उसको 3 साल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स 32, 107 एंड 109 बोल रहा है आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट। आपको पता चल जाएगा मैं यहां पे उसकी एंट्री कैसे करने वाला हूं। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट मतलब फ्रेंड्स व्हाट समझाओ, आपने ऐसा कैलकुलेशन हायर परचेस में भी किया था। यहां पे लिखूंगा ईयर, यहां पे लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, यहां पे लिखूंगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, यहां पे लिखूंगा रीपेमेंट एंड लास्ट में मैं लिखूंगा दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस ईयर 1। बॉस आपको बुक में जो लोन है ना, वो लोन 100 से रिकॉर्ड नहीं करना है। वो लोन जो रिकॉर्ड करोगे वो जस्ट कितने से करोगे 92.502 से। 92.502 पर अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट करो तो आपका इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा 9.25। पर फ्रेंड्स कहने से आपने इंटरेस्ट का पेमेंट तो जस्ट किया था 7 रुपए का ही। तो अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो फ्रेंड्स कैसे होगा, ओपनिंग बैलेंस में आप इंटरेस्ट ऐड करोगे एंड रीपेमेंट माइनस करोगे तो कहने से फ्रेंड्स आपको वहां पे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। क्लियर। तो सिंपल अगर फ्रेंड्स हम कैलसी में चेक करें 92.502 प्लस 9.25 एंड मैंने तो जो पेमेंट किया था वो तो जस्ट 7 रुपए का ही किया था। तो सिंपल आपको क्लोजिंग बैलेंस आपका यहां पे कितना हो जाएगा 94.752 का हो जाएगा। क्लियर। ईयर 2 अगर मैं चेक करूं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा 94.752, इंटरेस्ट आप जो कैलकुलेशन करोगे वो कितने का करोगे 9.48 का एंड आपने पेमेंट 10 का नहीं किया, पेमेंट जस्ट आपने जो किया है
वो कितने का पेमेंट किया है, जस्ट 7 रुपए का ही पेमेंट किया है। तो अगर कैलसी में करे तो प्लस में 9.48 का इंटरेस्ट ऐड करूंगा एंड माथ में 7 रुपए का इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो आपका आंसर होगा 97.232। ईयर 3 ओपनिंग बैलेंस चेक करोगे 97.232, इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड करोगे 9.72 एंड आपका रीपेमेंट होगा 7 रुपए का। अच्छा, एंड ऐसा नहीं करना था कि काम करो, क्लोजिंग बैलेंस आप 0 कर दो, इसको 107 ले लो। तो हम जो यहां पे इंटरेस्ट करेंगे वो ऑलवेज कैसे करेंगे, बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से करेंगे। क्लियर? तो वो इंटरेस्ट आपको बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से करना है। तो काम करो 107 में से 97 पॉइंट ये माइनस कर दो, तो आपका इंटरेस्ट होगा 9.768, अप्रोक्स थोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर आएगा 9.768। क्लियर फ्रेंड्स? मैंने तो अभी तक इसका टोटल नहीं किया ना, आपके सामने ही मैं कैलसी यूज करूं, पर मुझे पता है इसका टोटल कितना आएगा, बोल दू इसका टोटल आएगा 28.498। एक मिनट पहले लिखी दो ना, आप डाउट करो उससे पहले। 28.498, ये कोई जादू नहीं किया, मुझे पता था। मैंने 7 रुपीस का इंटरेस्ट 3 साल में रिकॉर्ड किया, मतलब 21 रुपए वो हुए, प्लस जो मेरा गवर्नमेंट का बेनिफिट था ना, वो गवर्नमेंट का बेनिफिट मैं एक साथ पीएनएल में क्रेडिट करूंगा एंड साथ में मेरे पास ये 7.498 का ये बेनिफिट था। तो सिंपल मेरा इंटरेस्ट इतना ही आने वाला है। अगर एक बार टोटल चेक कर ले, 9.25 प्लस 9.48 प्लस लास्ट में क्या था 9.768, 9.768 चेक कर दो, आपका 28.498 का इंटरेस्ट आया एंड मेरा भी 28.498 था। क्लियर? दिमाग चले तो गवर्नमेंट ने आपके पास 7.498 का खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड करवाया एंड 7.498 का इनकम भी ज्यादा रिकॉर्ड करवाएगा एंड फाइनली उसकी इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो नलीफाई हो जाएगा। अब मैं इसकी आपको जर्नल इंटरेस्ट करके दिखाऊं, इसकी जर्नल इंटरेस्ट करूं, जस्ट अभी भी बोल रहा हूं मैं रफ वर्क कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर ये सब कुछ लिखा होगा। ये मेरा पर्टिकुलर्स लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं ईयर 1, यहां पे लिख रहा हूं ईयर 2 एंड ईयर 3। गवर्नमेंट ने मुझे 100 रुपए के लोन दिया था, तो मैं फर्स्ट एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, ईयर 1 में जाएगा 100 रुपए का। पर बॉस मैं 100 रुपए की लोन नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं जो लोन रिकॉर्ड करूंगा ना टू लोन अकाउंट, वो टू लोन अकाउंट जस्ट कितना होगा, तो लोन अकाउंट होगा आपका 92.502 का, मतलब लोन अकाउंट होगा 92.502 एंड बाकी के रुपए जो भी है वो गवर्नमेंट ने मुझे बेनिफिट दिया था एंड इसलिए इसको क्रेडिट कहां पे कर दूंगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, एंड वो कितना अमाउंट था, तो क्या 7.498 का था। क्लियर? ये फर्स्ट एंट्री आपको करना पड़े। सेकंड एंट्री आप एवरी ईयर करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू लोन अकाउंट एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस तो लोन कितना, तो हर एक साल का इंटरेस्ट रेडी है आपका। फर्स्ट ईयर में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 9.25, सेकेंड ईयर में आप उसको रिकॉर्ड करोगे, जस्ट अ मिनट, सेकेंड ईयर में रिकॉर्ड करोगे 9.48 एंड थर्ड ईयर में आप रिकॉर्ड करोगे 9.768। एवरी ईयर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो लोन का रीपेमेंट की एंट्री करोगे, तो आपने एंट्री किया लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले साल 7 रुपए, दूसरे साल 7 रुपए, तीसरे साल आपने कितना किया 107। यहां पे हर एक अकाउंट आपका क्लोज है, पर अभी भी एक अकाउंट खुला है, कौन सा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब एंट्री करोगे डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कितना, तो 7.498 का बेनिफिट था। पर बॉस वो 7.498 का जो बेनिफिट था ना, वो एक साल के लिए नहीं था, वो 3 साल के लिए था। तो 7.498 डिवाइडेड बाय 3 करोगे फ्रेंड्स, एवरी ईयर 2.50 रुपीज, और एक आध साल 2.49 ले लोगे, चलोगे, राउंडिंग अब छोड़ दो अभी, तो सिंपल ये 2.5, 2.5 एंड 2.5 करूंगा। क्लियर? ये 10 टाइप की ग्रांट का मैंने आपको समझा दिया है। डन है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अब मैं लास्ट 1 घंटे से आपको सब कुछ 10 टाइप की ग्रांट सिखा दिया है। नाउ इट्स टाइम हाफ एन आवर जितना हमको लिखना पड़ेगा। क्लियर? ये हर एक चीज लिखवा दूं, बट आराम से नेक्स्ट लेक्चर में उसका सम करेंगे। क्लियर? तो फ्रेंड्स टाइटल लगाना, साथ में हो ना सब लोग, टाइटल लगाओ अकाउंटिंग ऑफ
नॉन मॉनेटरी अकाउंटिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट. क्लियर? ये जस्ट हमारा टाइटल था. चलो फ्रेंड्स, उसमें लिखना फर्स्ट फॉर नॉन डेप्रिशिएबल पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. जस्ट आपको अभी एंट्री करना है. एंट्री क्या करोगे? लैंड अकाउंट डेबिट. बाकी जो अमाउंट है पीएनएल में ट्रांसफर करना है वो सब कुछ एक अलग से एक स्पेसिफिक एक ही नोट में लिखा होगा. लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट. सेकंड लिखना फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग बट फॉर डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. फॉर डेप्रिशिएबल पीपी एंट्री करोगे पीपीई अकाउंट डेबिट टू deferred government grant account. एंड थर्ड लिख दो फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग बट फॉर रेवेन्यू पर्पस. एंड उसके लिए फ्रेंड्स आपको एंट्री करना पड़ेगा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट. लिखते रहना, ये नॉर्मल लेक्चर जैसा ही है. इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट. क्लियर? ये मेरा हो गया अकाउंटिंग फॉर नॉन मॉनेटरी ग्रांट. उसमें ही नीचे आपको एक नोट लिखना है. द नॉन मॉनेटरी grant should be measured at fair value. Clear? Measured at fair value. But as per company's Indian accounting standards, second amendment rules 2018 dated 20 September 2018. The entity have the option to recognize non monetary grant
एट नॉमिनल अमाउंट। फ्रेंड्स अगेन याद करवा दूं, इट इज नॉट अ मैंडेटरी, इट्स अ ऑप्शनल। चेक करना, आपके पास एक ऑप्शनल है, आपको नॉमिनल अकाउंट पे, नॉमिनल अमाउंट पे लिखना है तो लिखो, बाकी फेयर वैल्यू पे देखोगे तो इट्स गुड। क्लियर? ये मेरा कौन सा था? अकाउंटिंग फॉर नॉन मॉनेटरी ग्रांट था। अब फ्रेंड्स मैं आपको लिखवा रहा हूं अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी ग्रांट्स, अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी ग्रांट्स। क्लियर? उसमें भी तीन चीज था, याद करो, नॉन डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल एंड फॉर द रेवेन्यू पर्पस। क्लियर? चलो सबसे पहले फॉर नंबर 1 करके लिखना, फॉर नॉन डेप्रिशिएबल असेट, फॉर नॉन डेप्रिशिएबल असेट। उसमें भी कहना चाहिए फ्रेंड्स दो ऑप्शन थे, तो उसमें लिखो पहले ऑप्शन 1, एंड ऑप्शन 1 में आप एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास ऑप्शन 1 ये था कि असेट के वैल्यू में से रिड्यूस करो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, और यहां पे मैं लिखूंगा ऑप्शन 2, उसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अच्छा, जहां डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में से पीएनएल में लेके जाने का, उसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको, मैं अलग से प्रॉपर एक नोट लिखूंगा। क्लियर? फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आपके पास ये दो ऑप्शन थे। नेक्स्ट में लिखूं तो दैट इज नथिंग बट फॉर डेप्रिशिएबल असेट। क्लियर? फॉर डेप्रिशिएबल असेट फ्रेंड्स अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, तो मैं पहले लिख रहा हूं दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में फ्रेंड्स आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ऑप्शन 1 क्या था? असेट की वैल्यू में से माइनस कर दो, तो क्रेडिट कर दोगे कौन सा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट टू पीपी अकाउंट। एंड अगर वैसा नहीं करना है तो कहना है उसको लेके जाओ कहां पे? डीजीजी में। तो ऑप्शन 2 में लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। क्लियर? आपको जो करना है दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। क्लियर? ये फॉर नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए था एंड फॉर डेप्रिशिएबल असेट। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर मैं कंटिन्यू करूं, थर्ड कौन सा होगा? फॉर रेवेन्यू पर्पस। एंड रेवेन्यू पर्पस भी आपके पास दो ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा हूं ऑप्शन 1, एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करो। एंड अगर फ्रेंड्स एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करोगे तब एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। एंड अगर वो नहीं करना है तो क्या करो? आप करो ऑप्शन 2, जस्ट अ मिनट। हाँ, आप लिख दो दैट इज नथिंग बट ऑप्शन 2। एंड ऑप्शन 2 कौन सा था? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। आपको दो में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? 6 टाइप की ग्रांट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था, नॉन मॉनेटरी वाली 3, मॉनेटरी वाला 3। अग्रीड है फ्रेंड्स? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, मैंने आपको टोटल 6 टाइप की ग्रांट ऑलरेडी समझा दिया है। अब मुझे जो स्टार्ट करना है वो क्या स्टार्ट करना है? दैट इज नेक्स्ट ग्रांट। टाइटल लगाओगे
अलग से टाइटल लगाओगे इसका, बेल आउट ग्रांट हम कर रहे हैं, क्लियर, टाइटल लगाओ बेल आउट ग्रांट। एंड फॉर फ्रेंड्स वो बेल आउट ग्रांट आपको अकाउंटिंग जो करना है वो कैसे करना है वो तो बाद में है, पहले आपको ये बुद्धि चलनी चाहिए कि बेल आउट ग्रांट होता क्या है, क्लियर। चलो फ्रेंड्स लिखना, द ग्रांट इज गिवन the grant is given as compensation for expenses. The grant is given as a compensation for expenses or losses already incurred for the purpose of giving immediate financial support. एंड नेक्स्ट करूंगा, the grant should be immediately recognized in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो मैं आपको बोलता था ये ऑलवेज आपका पास्ट कंडीशन के साथ ही होगा, एंड अगर पास्ट कंडीशन के साथ ही होगा जब मिले पूरा क्रेडिट कहां पे कर दोगे, पीएनएल में आप क्रेडिट कर दोगे। अग्रीड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख दे, दैट इज नथिंग बट लोन के बारे में। फ्रेंड्स टाइटल लगा देना लोन। लोन में भी फ्रेंड्स मैं आपको याद करूं, मैंने आपको दो चीज सिखाई थी, एक थी फॉरगिवेबल, क्लियर, तो उसमें दोनों साथ में लिख रहे हैं। लोन में फर्स्ट करके लिखो फॉरगिवेबल लोन, फॉरगिवेबल लोन, वहां पे लिखो दैट अमाउंट इज immediately credited to P&L, क्लियर। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स एक फॉरगिवेबल था और सेकंड कौन सा था, कंसेशनल रेट पर अगर आपको कुछ भी ग्रांट मिला है तो उसका अकाउंटिंग करना है। तो सेकंड करके फ्रेंड्स लिखना loan at concessional रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको जो भी लोन मिला है वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला है। याद करो उसका अकाउंटिंग आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। तो लिखना द loan should be recognized and measured in accordance with Ind AS 109, क्लियर। अच्छा यहां तक आपने हर एक की जर्नल एंट्री लिखा था। अब जब कब से वेट कर रहे हो कि ये सब कुछ सर कब लिखवाएंगे कि वो जो ग्रांट था डीजीजी में से पीएनएल में कौन से रेशियो में, वो लिखवा रहा हूं। टाइटल लगा देना
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखना पड़ेगा आपको। लिखो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, recognize the grant as an income, recognize the grant as an income, sorry कैंसिल करना फ्रेंड्स, recognizing the grant as an income should be by using systematic and rational basis। क्लियर। नेक्स्ट अगर करें, इफ ग्रांट इज, रिसीव्ड, and any condition is not attached, then immediately credited to P&L। clear। and the last, deferred government grant is usually recognized as an income over the periods and in the proportion in which depreciation is charged, ब्रैकेट्स में फ्रेंड्स लिखना, for depreciable asset or in the ratio of cost of meeting the obligation, and specifically लिखना ब्रैकेट में for other cases। फ्रेंड्स मैं कब से बोल रहा हूं, अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए है तो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट के लिए नहीं है तो सिंपल फॉर अदर केसेस। क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, सर इंटरनेट का थोड़ा इश्यू है, इतना ज़्यादा वीडियो एट अ स्ट्रेच इंटरनेट यूज़ करके नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं, पर यस क्लास में भी जो हम करते थे वैसा ही एंड तो नहीं कर सकता मैं, आपको पता है। सबसे पहले मुझे आपको याद करवा देना है मैंने अभी तक क्या क्या करवाया है। इंडेक्स 20 फ्रेंड्स नाम था, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। फ्रेंड्स गवर्नमेंट ग्रांट का हम अकाउंटिंग करेंगे बट असिस्टेंस का हम डिस्क्लोजर करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था नॉन एप्लीकेबिलिटी, टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जम्पशन, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए अगर कोई भी ग्रांट होती है तो वहां पे मेरा इंडेक्स 20 एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख रहे थे गवर्नमेंट के डेफिनेशन में कौन कौन हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी, ये सब लोग हमारी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आने वाला है।
उसके बाद मैंने आपको समझा था गवर्नमेंट ग्रांट मतलब व्हाट, एनीथिंग रिसीव्ड आइदर इन अ कैश और इन अ काइंड। किसके लिए? पास्ट में कोई कंडीशन को फुलफिल कर दिया था या फ्यूचर में कोई कंडीशन को आप फुलफिल करने वाले हो, इन उसका वैल्यू आपका मनी में मेजरेबल होना चाहिए। ग्रांट को हम कई बार सब्सिडी भी बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको लिखवाया था दैट इज नथिंग बट गवर्नमेंट असिस्टेंस लिखवाया था। ये गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होता है तो वो समझो। गवर्नमेंट असिस्टेंस कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प है एंड जिसका वैल्यू हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। पर यस गवर्नमेंट जो जनरल पब्लिक को जो देता है दैट इज लाइक इरिगेशन फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, वो हमारे लिए असिस्टेंस होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस का कुछ अकाउंटिंग नहीं करोगे, गवर्नमेंट असिस्टेंस का डायरेक्टली क्या करोगे, डिस्क्लोजर ही करोगे। उसके बाद मैंने आपको समझा था रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। आप आपकी बुक में ग्रांट कब रिकॉर्ड कर सकते हो, जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहली कंडीशन आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि जिस फ्यूचर कंडीशन के साथ मिला है वो फ्यूचर कंडीशन आप फुलफिल कर पाओगे, एंड सेकंड कंडीशन ग्रांट का कलेक्शन सर्टेन होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको अकाउंटिंग स्टार्ट किया था नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट। हम एंट्री करते थे लैंड अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। कौन से अमाउंट से, नॉमिनल अमाउंट और फेयर वैल्यू। इफ इट इज विदाउट कंडीशन तो हर एक के लिए सेम है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्रेडिटेड टू पीएनएल। डीजीजी को पीएनएल, डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द डेप्रिशिएबल असेट आपने एंट्री किया था दैट इज नथिंग बट असेट अकाउंट डेबिट टू डीजीजी। डीजीजी को पीएनएल में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। नॉन मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस आप एंट्री कर रहे थे इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अगेन आपके पास दो चॉइस थी, फेयर वैल्यू और नॉमिनल अमाउंट। अच्छा, मॉनेटरी ग्रांट फॉर अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट आपके पास दो चॉइस थी, आइदर असेट के सामने सेट ऑफ करो या पीएनएल में क्रेडिट करो। मॉनेटरी ग्रांट फॉर अ डेप्रिशिएबल असेट अगेन आपके पास दो चॉइस थी, आइदर असेट के सामने सेट ऑफ करो या पीएनएल में क्रेडिट करो। मॉनेटरी ग्रांट फॉर द रेवेन्यू पर्पस आपके पास अगेन दो चॉइस थी, एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करो या पीएनएल में क्रेडिट करो। अगेन चीज मैं बोल दूं, अगर कोई भी ग्रांट अगर कोई विदाउट एनी कंडीशन है इमीडिएटली क्रेडिटेड टू पीएनएल, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बेल आउट ग्रांट किसको मिलती थी, अगर आपकी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, बहुत सारे साल से लॉसेस कर रही है, कोई पर्टिकुलर में कैश लॉस है एंड वो लॉस में से बाहर निकलने के लिए अगर कोई ग्रांट मिले दैट इज कॉल्ड द बेल आउट ग्रांट, इमीडिएटली क्रेडिटेड टू पीएनएल। ये ग्रांट ऑलवेज पास कंडीशन वाला होगा, वो कभी भी आपको वापस करने की नौबत नहीं आएगी। ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, विदाउट कंडीशन तो पीएनएल, विद कंडीशन तो डीजीजी। डीजीजी में से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस। फॉरगिवेबल लोन मतलब लोन देने का, बट बाद में रुपए लेने की वापस देने की जरूरत नहीं है। इंडिया से उधर लोन है ही नहीं, ये तो एक सामने वालों के लिए इनकम है। विदाउट कंडीशन देन पीएनएल, इफ इट इज अ विद कंडीशन अगेन बोल रहा हूं फ्यूचर एक्सपेंस के रेशियो में। एंड अगर कोई भी लोन एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिले तो फ्रेंड्स आपको क्या करना था, उसका अकाउंटिंग जो करोगे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके कैश फ्लो को मार्केट से डिस्काउंटिंग करो, आंसर 100 से कम आएगा, जो कम आया वो आपके लिए लोन है, डिफरेंशियल अमाउंट को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है। क्लियर? ये लॉकडाउन के टाइम में फ्रेंड्स जरा सा भी टाइम वेस्ट मत करो, जितना भी बैकलॉग है वो खत्म करो। हाँ, यहां तक आज का लेक्चर रखते हैं, बाकी के लेक्चर को मतलब बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सेम हम जो क्लास में करते थे वो सेम सिचुएशन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या क्लास में पढ़ो कि यहाँ पे पढ़ो, पढ़ना ही है। क्लियर? नोटबुक अच्छी तरह से जैसे क्लास में बैठे बैठे बनाते हो बनाते रहना। स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर से बाहर नहीं निकलना है, मतलब नहीं निकलना है। हम भी अभी घर से ही शूटिंग कर रहे हैं फॉर यू गाइस ओनली। एक भी सिंगल मोमेंट आप वेस्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। क्लियर? थैंक यू, विल मेट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.